गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बढ़िया है और सेशन लगाने के लिए तैयार है। आई होप आप सभी ने पहली 2 क्लासेस देख ली हैं और अच्छे से उसे रिवाइज कर लिया है, बिकॉज़ अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको धीरे-धीरे चीज़ें कम समझ में आना शुरू हो जाएँगी और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि चलो कोई और कोर्स लगा लेंगे, कभी और कोर्स लगा लेंगे और फिर से जो चीज़ नहीं आती थी वो आपको नहीं आएगी। तो मेक श्योर इंटरेस्ट बनाए रखिए, बिकॉज़ सी मैं 30-40% कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपके करियर में। बाकी सारी मेहनत आपकी खुद की है। जितना इंटेंसिटी से आप क्लास में बैठेंगे, खुशी-खुशी बैठेंगे, उतना जो है आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँगे। शुरू करते हैं जी कहानी। पहली 2 क्लासेस में बेसिक पोर्शन आपको पढ़ा दिया है। आज उसी को हम थोड़ा-सा और आगे लेके चलेंगे, लेवल थोड़ा-सा और बढ़ाएँगे एंड देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी, जिसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ मोशन वाला और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मोशन लीनियर हो सकता है, यानी कि सीधी चल रही है, वो उसे रेक्टिलिनियर कहते हैं। उसके अलावा हमने कर्वीलिनियर समझा, बेसिकली कर्व्ड मोशन, और हमने एक सर्कुलर मोशन समझा, एक ऑसिलेटरी मोशन समझा। जब मैं आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा रहा था, तो कुछ चीज़ें मैंने आपको कल नहीं बताई थी, जो मैं आज की क्लास में आपको बताऊँगा और एक तरीके से एक ये प्यारा-सा छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, जो आप बहुत अच्छे से समझेंगे और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो उस पे फ़ोर्स लगती है, ये बात तय है। कल हमने देखा कोई सा भी मोशन होगा अगर वो सर्कल में है, इनफैक्ट अगर कोई कर्व में भी है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। डाउट्स क्वेश्चन टैब में भेजिए। फिज़िक्स से जुड़े जितने डाउट है क्वेश्चन टैब भर दीजिए, 100 डाउट भेज दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में नहीं, ठीक है? एंड में आप सभी के डाउट्स लिए जाएँगे। कमेंट में नहीं, क्वेश्चन टैब में। अगर कोई भी चीज़ अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसमें वेलोसिटी चेंज आएगा, वेलोसिटी चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो फोर्स आएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी अगर कोई चीज़ सीधी की जगह कैसे भी चले, सीधी को छोड़कर कैसे भी उसे चला दो, उस पे फोर्स लगनी तय है, ये बात हम समझ गए हैं। रीज़न बीइंग डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। तो अगर फोर्स है तो क्या हम इसे नाप भी सकते हैं? जी, हम इसे नाप सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई चीज़ कर्व में घूमती है, मैं सिंपल सा एक कर्व मान लेता हूँ सर्कल। यहाँ पर बीच में मैंने बना दी पृथ्वी और यहाँ पर मैंने बना दिया मून। तो हमें पता है कि मून जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसे सिंपल भाषा में समझाते हैं। और आगे चल के हम पढ़ेंगे एक चीज़ ग्रेविटेशन में कि 2 बॉडीज़ जिनका मास m1 m2 होता है और जिनके बीच की दूरी कुछ भी होती है, उनके बीच में फोर्स लगती है जो कि अपनी तरफ इसे खींचने की कोशिश करती है। यानी अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होती तो मून अर्थ के पास आ जाता, जैसे सेब पृथ्वी के पास आ जाता है। लेकिन वो क्यों नहीं आता? यानी ये जो फ़ोर्स अंदर की तरफ जामुनी रंग से मैंने बनाई है, इसको काटने वाली कोई एक ऐसी फ़ोर्स होगी जो इसके ही जितनी होगी और वो बाहर की तरफ लगती होगी, जिसकी वजह से दोनों फ़ोर्सेस इक्वल हो जाते होंगे और आपस में कैंसल आउट हो जाते होंगे। दोस्तों, जो अंदर की तरफ फ़ोर्स लग रही है, ये एक्चुअल फ़ोर्स है, रियल फ़ोर्स है, जो कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है इस केस में। ये जो अंदर वाली फ़ोर्स है दोस्तों, ये जो टुवर्ड्स द सेंटर है, इसे मैं एफ जी बोल रहा हूँ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो बाहर की तरफ लग रही है उसे हम कोई और नाम दे सकते हैं। चलिए अभी नाम भी बाद में लिखेंगे। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो ये ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा, लेकिन अगर ग्रीन वाला ज्यादा है तो क्या ये धीरे धीरे बाहर जाता रहेगा? लॉजिक से समझो। अभी वैल्यूज नाम ना मैंने सेंट्रीपेटल बोला ना मैंने सेंट्रीफ्यूगल बोला। कॉमन सेंस से सोचो, भाई बाहर की तरफ धक्का ज्यादा है तो बाहर जाएगा, लेकिन अगर अंदर की तरफ धक्का ज्यादा हो गया तो ऐसे गोल गोल घूम के अंदर की तरफ ये आ जाएगा, गिर जाएगा यहाँ पे। यानी ये बात तय है कि जो बाहर वाली फोर्स है ना, इसकी वजह से हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि अंदर वाली फोर्स तो सेम है, अभी हमने देखा। दोस्तों, जो अंदर फोर्स है ना, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। बाहर की तरफ जो लग रही है वो इसकी वेलोसिटी की वजह से लग रही है। ठीक है? अब जो बाहर वाली फोर्स है इसे हम लिखते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, जल्दबाजी मत करना। इसे अभी कॉपी में मत बनाइए। पहले जो अगर बना लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले अब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फोर्स। बना लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 तरीके की फोर्सेस लगती हैं दोस्तों। एक तो है सेंट्रीपेटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात तय है दोस्तों कि कोई चीज़ अगर सर्कल में घूम रही है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ये कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं। अगर कोई भी एक ज़्यादा कम होती तो वो सर्कल ना बनता, एक स्पाइरल जैसा बन जाता। अब दोस्तों, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, पहली बात, और ये लगती है अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है? और ये होती है रियल फोर्स और ये इसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स।
ये स्यूडो क्यों कहते हैं वो भी आपको भी समझाता हूँ, कहानी है क्या। दोनों आपस में इक्वल होती है। जी हाँ, आप इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसे उतारिए, फिर मैं आपको और कुछ बढ़िया बातें बताता हूँ। बिल्कुल समझाऊंगा। जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, तनु सब समझाऊंगा, अभी पहले आप बस नोट करो, ये कहलाती है अभिकेंद्रिक फोर्स। अभिकेंद्रीय फोर्स, ठीक है। आई होप आप हिंदी से, जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा आराम हो पाया होगा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ लगती है, इसे हम बोलते हैं अपकेंद्रिक या केंद्रीय फोर्स। मैंने आपको ये कहा है कि आप नोट कर लो, समझाऊंगा मैं। अभी सिर्फ छाप लो, मेरे कहने से छाप लिया, अब पेन कॉपी छोड़ दो, अब मुझे अपना काम करो, ठीक है। चलो देखो, छाप लिया, फटाफट से छापो। टुवर्ड्स अवे रियल स्टूडेंट। अब थोड़ा समझना, इसी डायग्राम का ऑपरेशन फिर से हम करते हैं। जो अंदर की तरफ फोर्स है, क्या वो न्यूटन भाई हमें बता गए हैं कि वो असली में लगती है? बिल्कुल, न्यूटन भाई हमें बता गए हैं F = gmm/r², ऐसे करके फॉर्मूला है। जो बाहर वाली फोर्स है वो ऐसा बस हमें महसूस हो रही है कि बाहर लग रही है। सर अभी भी ना मजा नहीं आ रहा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं आपके लिए अपने सामान का। देखो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत सारी तारें हैं यहाँ पर, तो ज्यादा तो स्पेस नहीं है, बट ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है। अगर ये खराब हुआ तो बिल मैं आपके घर भिजवा दूंगा। मान लेते हैं कि ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, पॉइंट को समझना, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? तो क्या इस पे बाहर की तरफ धक्का लग रही है? बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, थोड़ा सा समझिए। बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, बट ये बाहर क्यों नहीं जा रहा? व्हाई डू यू थिंक इट इज नॉट गोइंग आउटसाइड? ये बाहर क्यों नहीं जा रहा? टूट के अलग क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस तार में जान है, इस तार के अंदर जान है। अगर ये तार पतली होती तो टूट जाती। जैसे हम पत्थर को बांध के ऐसे घुमाते हैं तो वो बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि धागा है। और अ, अगर हम जोर से घुमाएंगे धागा टूट जाएगा, पत्थर चला जाएगा। यानी जो अंदर वाली फोर्स है, क्या वो असली में सामान लगाता है? जैसे कि अभी मेरे चार्जर के केस में जो तार है, वो जो पत्थर को आप गोल गोल घुमाते हैं इस तरीके, मान लेते हैं एक बच्चा है, वो पत्थर को ऐसे बांध के गोल गोल घुमा रहा है, तो ये जो धागा है, क्या इसके अंदर यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे आप टेंशन कहते हैं, क्या ये रियल है, असली है ये टेंशन? टेंशन का मतलब कुछ नहीं, फोर्स है बस। टेंशन कुछ नहीं है जी, फोर्स है। तो ये तो रियल हो गया ना, तो ये तो प्रूफ हो गया कि अंदर वाली फोर्स रियल है। अब जो बाहर लग रही है, वो तो बस हमें महसूस होती है ना, जैसे हम गाड़ी ऐसे मोड़ते हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि बाहर लग रही है। कोई एक्चुअली हम पे आके फोर्स लगाता है क्या? वो बताओ। कोई क्या आपको गाड़ी में से धक्का देता है? नहीं। लेकिन आपको अंदर की तरफ खींचने के लिए टायर जमीन से चिपके रहते हैं गाड़ी के। यानी जो गाड़ी घूमती है उसमें टायर अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं। ये सेंट्रीपेटल हो गया, रियल है, टायर है तो लग रही है। लेकिन जो बाहर वाला फोर्स है, ये बस हमें महसूस होता है, इट इज मोर ऑफ अ फीलिंग। एक फीलिंग जैसा है। इसी वजह से इसे हम स्यूडो यानी फॉल्स यानी नकली फोर्स बोलते हैं, और इसे रियल बोलते हैं, क्योंकि असली में कोई सामान इस फोर्स को लगा रहा है। जैसे भी मैं पत्थर घुमा देखा तो धागा उसे लगा रहा है। यहाँ पर हमने देखा चांद और सूरज, या फिर पृथ्वी और आप मान लीजिए सूरज के बीच में, चांद और पृथ्वी, या फिर पृथ्वी और सूरज के बीच में ग्रेविटेशन एक्चुअली है। वो प्रूफ हो चुका है, वो लॉ है कि एग्जिस्ट करती है। क्या आपको ये पूरे पेज पे जो बात लिखी है समझ आई? अब याद करने के कई सारे तरीके हैं। देखो, एफ से होता है फ्यूगल, एफ से होता है फार, यानी जो सेंटर है ना, उससे फार यानी दूर जो लगेगी वो फ्यूगल वाली होगी। और सेंटर से पास, प से पेटल, प से पास, सेंटर के पास की तरफ जो फोर्स लगेगी वो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी। समझ पाए? दूसरे नंबर पे आपने गुलाब देखा होगा जीवन में। गुलाब के जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हें पेटल्स बोला जाता है दोस्तों। क्या पेटल्स में जो फीलिंग्स छुपी होती है वो एकदम रियल होती है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल रियल होती है। हम मंदिर जाते हैं तो रोज चढ़ाते हैं, गुलाब चढ़ाते हैं देवता को, और हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए। आप कुछ और सोचने लग गए हैं, गलती आपकी नहीं है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उधर ध्यान दें। तो क्या वो जो फीलिंग्स है, वो जो प्रार्थना है भगवान के सामने, वो रियल है? बिल्कुल रियल है। तो पी से ये जो पेटल है, ये रियल फोर्स हो गई, ठीक है। दो तीन मैंने आपको जुगाड़ बता दिए, आपके पेपर लायक इससे काम हो जाएगा, ठीक है। आप ये चाहो तो ऐसे लिख लो, एफ से फ्यूगल, एफ से फार, प से पेटल, प से पास, ये अपने नोट्स में लिख लो। याद है तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं कि चेंज इन वेलोसिटी फोर्स लगाएगी, बिकॉज चेंज से एक्सेलरेशन बनेगा। फोर्स का रिश्तेदार एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं। आगे चलते हैं जी। क्या पूरे तरीके यहाँ तक की कहानी समझ पाए? ये फोर्स 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 कितनी फोर्स लगाएंगे सर आप? मुद्दे की बात बता दीजिए कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। ये जो फोर्स है ये है F इज इक्वल टू mv² और ये एक्चुअली जो है सेंट्रीफ्यूगल वाले की वैल्यू है, बट सेंट्रीपेटल फ्यूगल एक ही बात है, तो हम दोनों में लगा सकते हैं। प्रकाश अभी बताता हूँ ये क्या है। अगर कोई चीज एक सर्कल में घूम रही है v वेलोसिटी से और उसकी दूरी जो है सेंटर से वो r है, तो जो फोर्स लग रही है इस पे बाहर की तरफ ये वाली, इसकी वैल्यू है mv²/r, जिसमें m इस चीज का मास है। क्या बात को समझ पाए? m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब दोस्तों एक चीज आप ऑब्जर्व करना, जिंदगी में जितनी फोर्सेस हैं क्या सबकी वैल्यू F इज इक्वल टू एम ए हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो अगर मैं कह दूं F इज इक्वल टू एम ए और F इज इक्वल टू mv²/r है, तो क्या A की वैल्यू v²/r हो गई? ये आपके SSC CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे बस ऑप्शन में v²/r टिक कराना था SSC में। टिक करो, 2 नंबर ले जाओ। ये डायग्राम बना लीजिए, नोट इट डाउन। हाँ, स्कूल लेवल का डेटा है, काफी सिंपल डेटा है ये सारा। एक बार क्वेश्चन में वॉशिंग मशीन पूछा तो कुछ प्रोसेस राइट। सी अप्लाई, ये श्रेया ना एग्जैक्ट फ्रेमिंग देखना चाहूंगा मैं इस सवाल की, क्योंकि अप्लाई, आप अगर अप्लाइड लिखा है तो सेंट्रीपेटल ही होगा, बट एक्चुअली वॉशिंग मशीन के जो क्लोथ्स ड्राई होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होते हैं। तो वो असली में जो अंग्रेजी इस्तेमाल करी गई है उस पर डिपेंड करेगा इसका आंसर। नहीं नहीं गौतम, ये काफी सिंपल चीजें हैं और काफी साल हो गए पढ़ाते हुए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और काफी काफी बार पढ़ा दिया, इस वजह से आता है, बस सीधी बात है। सेंट्री सी एफ होता है, फिर से समझा दो। ठीक है, रिपीट करते हैं। आप बस मुझे एक बात बताओ, क्या आप मेरी इस बात को याद कर पाएंगे? अगर कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से जा रही है r दूरी पे, तो उसका फॉर्मूला ये है। अब दोस्तों क्या m से m काट दूं तो a और v²/r ही तो इक्वल बच गए। डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टाइम में भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। ठीक है दोस्तों, इससे ये भी क्लियर होता है कि अगर वेलोसिटी और रेडियस ना बदले तो फोर्स नहीं बदल सकती। यानी अगर एक बॉडी एक ऐसे गोल गोल चक्कर में घूम रही है तो उसकी फोर्स फिक्स होगी और एक्सेलरेशन की फिक्स वैल्यू होगी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा आमिर, बट अगेन वो आप इसमें लगा सकते हैं। अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। बस ये ना सर्कुलर मोशन है आमिर, वो रोटेशनल मोशन में लगता है बेटा, उसमें ना ये सॉलिड बॉडी चाहिए। बाकी आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, गलत नहीं है। बिल्कुल आराधना, क्या आप सबको मेरी बातें समझ आ रही है? ये पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से इन्हें समझिए प्लीज। श्रेया क्वेश्चन टाइप का इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, फोर्स का सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल हम समझ चुके हैं। हाँ, ओडिपस मास ऑब्वियसली शुड बी कांस्टेंट। जब भी मैं ऑफ अ बॉडी बोल रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि मास इसका फिक्स है। अगला कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी पावर। वर्क पावर एनर्जी, अमर अकबर एंथनी। कुछ भी नहीं है ये जहां, आगे गाना है बड़ा लंबा, वो नहीं सुनाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वर्क पावर एनर्जी, यानी ये तीनों जो हैं एक्चुअली ऑलमोस्ट एक ही बात है। वर्क और एनर्जी तो इक्को ही गल है, पावर में बस आपको डिवाइड करना होता है टाइम से। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले वर्क, ये एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। वर्क हो गया कार्य, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट है दोस्तों वो है जूल, ध्यान रखेंगे। और वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। डॉट डी समझाना मेरी जिम्मेदारी है, बेफिक्र रहो। पहले एक बार थोड़ा थोड़ा ये लिख देता हूं, फिर समझा दूंगा डॉट और क्रॉस में क्या फर्क है। जब भी दोस्तों डॉट आएगा ना, तो आपको उन दोनों को लिखना है और डॉट की जगह लगा देना कॉस थीटा। ये थीटा है एंगल, किस चीज के बीच में? पहले और दूसरे के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद इस पेज पे वापस आऊंगा। अगर मैं कहता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू सी है, तो पहली बात तो सी के ऊपर डंडी नहीं बनेगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से स्केलर आइटम निकल के आती है। क्या मैं इसे ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं? उस पेज पे वापस चलूंगा, तो घबराना मत, उस बारे में कमेंट मत करना, वो पेज हम बनाएंगे अभी। यानी अगर मेरे पास कोई सामान है दोस्तों जो जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ है, इस पे मैं फोर्स लगाता हूं इधर, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है इधर, तो क्या वर्क की वैल्यू हो गई एफ डॉट डी कॉस जीरो।
क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है। cos 0 होता है 1, यानी FD हो गया। लेकिन अगर यही बॉडी जो है ऐसे रखी हुई है, फोर्स में ऐसे लगाता हूँ या फोर्स में ऊपर की तरफ लगाता हूँ, D ऐसे है और ये थीटा है, तो क्या वर्क इज FD cos थीटा? क्या ये वाला वर्क कम नहीं होगा? क्योंकि बेटा cos की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच जाती है, वो +1 तो तभी होगा जब वो 0 होगा। आपको पता है ना, मैथ्स में ये सब हम पढ़ते हैं कि cos 0 जो है वो 1 होता है, cos 90 जो है वो आपका 0 होता है और cos 180 जो है वो -1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं वर्क की वैल्यू को निकालता हूँ, वर्क है F.D, तो मैं कह सकता हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये केस हो गया अपना ये वाला, एफ भी इधर है और डी भी इधर है। ये है अपना पहला केस, ये हो गया पहला। दूसरा केस जो है दोस्तों वो यहाँ बना लेता हूँ। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लगा दूं और उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर दूं, हाइपोथेटिकली, शौक बड़ी चीज है, तो मैं कहूंगा थीटा 90 डिग्री है, तो वर्क हो गया एफ डी कॉस 90 इज इक्वल टू 0, यानी इस केस में वर्क जो है वो 0 है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, ये तीसरा केस है अपना, इसमें हम कहेंगे थीटा जो है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया दोस्तों? फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो अगर थीटा 180 है तो एफ डी कॉस 180 का मतलब ये हो गया, ये वर्क डन निगेटिव हो गया, यानी ये होगा मिनिमम एंड निगेटिव। अब इस मिनिमम पे ना मैं गोला मारना चाहता हूं और आपका दिमाग खराब करना चाहता हूं। कैसे सर? समझा। पहली क्लास में बोला था कि स्केलर क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती, याद करो। वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। आज बोल रहा हूं ये निगेटिव हो गया। कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी क्या झोल कर रहा हूं मैं समझाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात, ये मिनिमम का मतलब कुछ नहीं है, इसे काट देना, ठीक है? लिखकर काटना जिसे याद रहे। मिनिमम जैसा कुछ नहीं है, इट इज सिंपली कि वर्क किस डायरेक्शन में हो रहा है। माइनस का रेफरेंस जैसा कार्तिकेय ने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है। ये ऐसी कुछ बात है दोस्तों, मेरे हाथ पे मान लेते हैं, मेरे प्यारे प्यारे हाथ है, अभी के लिए काम चला लेते हैं। इस हाथ पे मैंने जो है यहाँ पर एक का सिक्का रख दिया है। क्या ये एक का सिक्का जमीन की तरफ जाने के लिए नीचे फोर्स लगाएगा? लेकिन अगर मैंने जिद करके इसे ऊपर की तरफ धकेल दिया किसी तरीके, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया? तो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो गया? कॉन्सेप्ट को समझ लेना, नोट्स बनने में 2 मिनट लगने हैं। ये जो के अगेंस्ट वर्ड है ना, इसका ही मतलब निगेटिव है। यानी लॉजिक कहता है जब लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हो तो आपके ऊपर लिफ्ट निगेटिव वर्क करती है, या आप निगेटिव वर्क करते हो बिकॉज आप फोर्स नीचे लगा रहे हो और जा ऊपर रहे हो। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? 50% भी आएगा तो मेरा काम चल जाएगा, मैं ऑलरेडी थोड़ा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो ये मिनिमम का कोई मतलब नहीं है, इट इज सिंपली वर्क है या नहीं है। जीरो से कुछ तक होगा, जीरो से कुछ तक होगा, अब हमें नहीं पता वो कहां तक होगा। अब आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो वर्क वाले पेज पे हम आ जाते हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसकी यूनिट जो है वो जूल है। वर्क एफ डॉट डी का जो आंसर आता है वो है, वर्क हो गया एफ डी कॉस थीटा। अब क्या वर्क पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है? यस, वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। यहां पर निगेटिव का मतलब ऐसा वो नहीं है कि माइनस, माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है, प्लस का मतलब काम किया, माइनस का मतलब काम हुआ। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? प्लस का मतलब मैंने कोई काम कर दिया, मेरी एनर्जी का लॉस हो गया, उसके बदले कोई काम हो गया। माइनस का मतलब मेरे पे कुछ काम हुआ, एनर्जी मेरे में ऐड हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है? जब लिफ्ट मुझे ऊपर लेके गई थी तो क्या मेरी बॉडी ने ग्रेविटी के खिलाफ वर्क करा था? डाउट्स क्वेश्चन टाइम में। तो क्या मेरी बॉडी में वर्क आया होगा, एनर्जी आई होगी? सोचो। तो क्या मेरी हाइट बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी? आज समझाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मेरे में एनर्जी इकट्ठी हो गई होगी ना, मुझे कोई फेंकेगा ऊपर से तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वो। थोड़ा थोड़ा आपको प्लस माइनस जीरो का मतलब समझ आ रहा है? समझाऊंगा प्रकाश, थोड़ा सा रुकिए, नीरज रुकिए। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट से समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके थोड़े हम समझ के देखते हैं कि ऐसा कहाँ पे होता है।
देखो दोस्तों, जब पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ या फिर चांद घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, तो क्या हर समय उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है? अगर फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। जैसे ही अगले पल हमने उसे देखा तो फोर्स अंदर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। अगले पल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स फोर्स इधर। हर केस में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। यानी ये जो केसेस हैं जिसमें 90 डिग्री पे चीजें चलती हैं, उसमें वर्क जीरो होता है। तभी तो एनर्जी खत्म नहीं हो रही। अगर काम हो रहा होता तो थक जाता, थक के अंदर गिर जाता या बाहर चले जाता। क्योंकि वर्क हो ही नहीं रहा तो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही तो फिर वो घूमे जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, इससे पहले आप ऐसा सोच लें कि सिर्फ गोल घूमती हुई चीजों में ऐसा होता है। वो कुली भाई का एग्जाम्पल याद है, क्लासिक? कुली भाई ने सिर पे अपने कोई सामान रखा हुआ था और कुली भाई जो है आगे जा रहे थे। अभी जो सामान है ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था और कुली भाई आगे जा रहे थे। तो ये जो बीच का एंगल है ये 90 डिग्री है। यहां पर भी वर्क डन जीरो होता है। समझ पाए आप? जहां पर आपने देख लिया कि एंगल 90 है, वहां पर वर्क डन जीरो। एक्चुअली सो वो जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो गोल गोल घूम रहा है, वर्क डन जीरो है, वो बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ पार्टिकल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है। वो हमें किताबों में गलत पढ़ाया जाता है और ये बात सबको पता भी है। 11th-12th की किताबों में इसे बताया भी गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। वो तो बच्चों को समझाने के लिए हम लिख देते हैं पार्टिकल, बट फिर भी कहना चाहें तो आप ऐसा मान सकते हैं। अब आप कहेंगे एनर्जी कहाँ गई, और राहुल ने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन लिख दिया कि वेट को बैलेंस करने में वो एनर्जी गई। नो, वर्क इज नॉट फोर्स। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं, क्या आपके दिमाग में मेरी बातें जा रही हैं? मैंने काफी ज्यादा ऑपरेशन कर दिया है इस कॉन्सेप्ट का। एक बार आप ये पूरा मैकेनिक्स वाला पोर्शन समझ गए उसके बाद बहुत आसान है, क्योंकि एक बार ये समझ गए तो मेरे लिए ग्रेविटेशन पढ़ाना आसान है, प्रोजेक्टाइल आसान है। फिर हम स्पीड और ज्यादा पकड़ेंगे, इससे भी ज्यादा स्पीड होगी। अभी के लिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब दोस्तों, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इसकी जूल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और डॉट का मतलब यहाँ पर हमने cos थीटा लगा दिया। क्या मैं कह सकता हूँ जूल के साथ इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर भी हो सकती है वर्क की? क्योंकि फोर्स का मतलब न्यूटन, डॉट का और आपका cos थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर। सर हमको लग रहा है एबीपी न्यूज देखा रहे हैं 3 दिन से, आपको रखें आगे। हाँ, हम भी आपको रखेंगे आगे। मुझे नहीं पता ये उन्हीं की टैगलाइन है किसकी है, बट बस भावनाओं को समझ लीजिए। हम रखेंगे आपको दुनिया से आगे, बढ़िया रैंक लाएंगे आपकी। वर्क जो है, अच्छा आज तक की कोई बात नहीं, स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट जूल हो गई। ये यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। फिर अभी समझाऊंगा। अब आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, थोड़ा समझना। अगर एक बॉडी यहाँ पर रखी है और उसे मैं इस तरफ खींचना चाहता हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करना चाहता हूँ, तो आपके हिसाब से मुझे फोर्स ऐसे लगानी चाहिए, ब्लू वाले तरीके, पर्पल वाले तरीके, ब्लैक वाले तरीके, या फिर ग्रीन वाले तरीके, या फिर रेड वाले तरीके? आप सभी कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ब्लू वाले तरीके। और सबसे अजीब फोर्स होगी रेड वाली, क्योंकि रेड वाली से उल्टा काम हो जाएगा, ये भी आप समझ पा रहे होंगे, लॉजिकल। और सबसे फालतू फोर्स होगी ब्लैक वाली की, कुछ से कुछ होगा ही नहीं। भाई मुझे इस सामान को आगे लेके जाना है तो मैं इसे ऊपर थोड़ी खींचूंगा, ऊपर खींचने से तो कुछ होगा ही नहीं। भले मैं इसे उठा भी लूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो इसे आगे लेके जाना था। यानी ये हम इस डायग्राम से समझ पाए हैं कि अगर मुझे किसी चीज को कहीं पर बढ़ाना है तो मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम करने से मैक्सिमम वर्क मिलता है। यानी मैं आसानी से उसे आगे की तरफ लेके जा सकता हूँ। यहाँ पर जीरो वर्क मिलेगा और यहाँ पर जो है नुकसान होने लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वाली है तो फोर्स की डायरेक्शन इनमें से कोई सी भी होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये फोर्स है सारा, वर्क डन पॉजिटिव। कई तरीकों से एक ही बात को बता रहा हूँ, डाउट्स सिर्फ क्वेश्चन टाइप में। देखिए अभी साफ समझाऊंगा, चिंता ना करें। यहाँ पर एक क्लासिक केस हो गया जीरो वर्क का, अगर ऊपर फोर्स लगा दी तो। और यहाँ पर जो है मैं कह सकता हूँ निगेटिव वर्क होना स्टार्ट कर देगा।
ब्लैक लगेगी तो रिजल्टेंट नहीं गौतम, क्योंकि रिजल्टेंट बेटा दो सेम वेक्टर्स में आता है। अगर रेड वाला भी डी की जगह फोर्स होता ना तो आप सही कह रहे थे। समझ पा रहे हैं? जो एग्जाम में पूछे जाए सर सिर्फ वही पढ़ाइए। वेरी नाइस सौरभ। मैं आपको एक बात विश्वास से कह सकता हूं कि आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर अभी नहीं लगाए, क्योंकि अगर आपने लगाए होते तो आपको पता होता है पेपर के सवाल है। देखिए, आप सबका नहीं पता, मेरी अपने जीवन में समय की बहुत कीमत है, तो अगर मैं समय दे रहा हूँ किसी टॉपिक पे तो वो पेपर एसोसिएटेड ही है। ठीक है, तो मतलब पढ़ें तो फिर ऐसे पढ़ें कि 100% विश्वास करें, 99% विश्वास वाला काम ना करें, चाहे मुझ पे चाहे किसी पे। चलो आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं आप? पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 20 बार मैं फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ यहीं पे, इसके अलावा तो छोड़ ही दो। तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब एक बात सोचते हैं जरा, अगर वर्क पॉजिटिव हुआ, अगर वर्क पॉजिटिव हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो एनर्जी में इंक्रीज आएगा। कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं किसी सामान को धक्का मार देता हूं, मेरे पास एक गाड़ी है, ये इस तरफ जा रही थी और मैंने फोर्स भी इस तरफ लगा दी, तो आपको नहीं लगता मैंने इस पे वर्क पॉजिटिव कर दिया? तो आपको नहीं लगता इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? फिजिक्स ना बहुत बार कॉमन सेंस से ही बन जाती है, जबरदस्ती फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी पॉजिटिव वर्क का मतलब ये हो गया कि पहले की एनर्जी कम हो गई और बाद की ज्यादा हो गई। अगर वर्क जो है वो जीरो हुआ तो ई में नो चेंज, ई का मतलब है एनर्जी, और वर्क अगर नेगेटिव हुआ तो ई विल डिक्रीज। तो हेल्सिंकी वो फोर्स का फैक्टर बन जाएगा। वर्क पॉजिटिव और वर्क इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस कह सकते हैं। रोहित प्रकाश, क्लास में फोकस करें। चलें आगे। जब पैसे देके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने खुद के पैसों की कीमत को समझिए और समय की कीमत को समझिए। पूरा जीवन मिलेगा चुटकुलेबाजी के लिए आपको। अभी बस थोड़ा सीरियस हो जाए। क्या इस पेज को आप समझ पाए? अगर आप समझ गए हैं तो मैं ये बात जानता हूं कि वर्क और एनर्जी एक ही बात सी लग रही है मुझे स्क्रीन पर देख के। जितना मैं वर्क कर रहा हूं उतनी एनर्जी बढ़ गई है। यानी मैं एक बढ़िया सी बात लिख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। सोच के देखो। अरे भाई, मैं एक पत्थर को जमीन से उठाकर किसी के सर पे मार देता हूँ, तो वो जो पत्थर को मैंने एनर्जी दी तो वो मेरी शरीर की एनर्जी कंज्यूम हो गई ना। पुनीत माइनस में था, निगेटिव वर्क था। ठीक है, तो अगर मैं अगली चीज आपको यहाँ पढ़ाता हूँ एनर्जी, तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज द एबिलिटी, ये ऊर्जा है, टू डू वर्क, कार्य को करने की क्षमता ही तो ऊर्जा है। हम कहते रहे अपनी एनर्जी बढ़ाओ, क्यों बढ़ाओ? जिससे कि आप पढ़ाई कर सको। और तो क्या ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी? सब पे चलेंगे जीतू धीरे धीरे। क्या इसकी यूनिट वही होगी जो वर्क की है, या फिर और न्यूटन मीटर? और इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक में एनर्जी होती है। बट हम जब ये मोशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो मेनली हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं और एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है ड्यू टू मोशन, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कल की ही क्लास में। और ये होती है स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड कैसे है अभी आपको मैं समझाता हूँ अगले पेज पे। काइनेटिक एनर्जी हो गई गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी स्थितिज ऊर्जा। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि स्थिति की वजह से स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ पहले ये नोट कर लीजिए, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर भी होती है, और वर्क को हम एफ डी कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। वर्क कैन बी पॉजिटिव इफ थीटा इज
एक्यूट, अब मैं थोड़ा सा और गंदा खेल रहा हूँ, वर्क कैन बी नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, वर्क कैन बी जीरो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 और एफ इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू 0। सोच के देखो, फोर्स जीरो कर दो या डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो या कॉस थीटा को जीरो कर दो, वर्क जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा को जीरो करने के लिए आपको थीटा 90 करना पड़ेगा। कर लिया आप सभी ने नोट? ये सब नोट करने की मुझे नहीं लगता नीड है। आप यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ समझने का था। ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी कुछ खास नहीं है, और ये चाहे तो आप बना सकते हैं अपने। वैसे ये भी कुछ खास नहीं है, इसका निचोड़ हमने वहाँ एक्यूट ऑब्ट्यूज वाला पूरा बना ही लिया। यस श्रेया, ग्रेविटी के खिलाफ काम हो रहा है श्रेया, ठीक है। वी कैन से श्रेया दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। कोई बात नहीं प्रतीश, अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो वो चीज नीचे जाएगी, ना कि साइड में। और देखिए कौन से वाले की आप बेटा बात कर रहे हैं, एक बार आप थोड़ा सा डिटेल में लिख दो क्योंकि काफी सारी स्लाइड्स एक साथ चल रही हैं। ठीक है जी, सभी ने नोट कर लिया है तो मैं आगे चलूं? चलो अब ये नोट कर लो। आप लोग ना डाउट थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया करो, और अगर अर्जेंट नहीं है तो क्वेश्चन टैब में भेज दिया करो। मान लो जो स्क्रीन पर टॉपिक चल रहा है उससे जुड़ा है तो कमेंट में, अदरवाइज क्वेश्चन टैब में। 90 डिग्री वाला बनेगा। अब मैं आपका ऊपर वाला कमेंट पढ़ लेता हूँ। अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो वो चीज नीचे जाएगी, ना कि साइड में। नहीं निकी, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। अगर वो घूम रही है ना तो अभी एक और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इनर्शिया का। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कहता है कि वो जिस पाथ पे थी उसी पे वो चलती रहेगी। जैसे आप किसी पत्थर को निकी घुमा के देखो तो ना वो बाहर जा रहा है ना वो अंदर आ रहा है, वो ऐसे घूम रहा है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। अगर उसे मैं रोक दूंगा, जैसे निकी मैंने चांद को रोक दिया, तो वो पृथ्वी पे आके गिर जाएगा। बट क्योंकि उस पे वेलोसिटी है इस वजह से वो साइड में जा रहा है, अंदर या बाहर यानी ऊपर नीचे नहीं जा रहा। क्वेश्चन में सिचुएशन से तो भी ओडीपस, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप क्लास को अच्छे से समझ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर कोई सा भी फिजिक्स का आप सवाल उठा लेना, 100% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर वो इस टॉपिक से है तो वो सॉल्व होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। नोट करिए। अब कोई बता सकता है किसी चीज में कैसे एनर्जी स्टोर हो सकती है? क्या हाइट पे किसी चीज को ले जाने से एनर्जी स्टोर हो जाएगी? हो जाएगी, क्यों नहीं। जैसे मैं पोलो को हाइट पे ले गया, पोलो है मेरे पास, ठीक है, मैं इसे हाइट पे ले गया तो क्या मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी डाल दी? पुनीत, ग्रेविटेशनल, ठीक है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या यही चीज इसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी? हो गई। इसी तरीके मान लेते हैं मैं अपना पेन टैप का पेन छोड़ दूं, तो नहीं छोड़ूंगा असली में, है ना, कैसे क्लास लूंगा फिर? तो ये भी जो है आपका काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट को? यानी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंटरनल। और भी कोई तरीका है क्या बिना हाइट पे ले जाए कुछ एनर्जी वगैरह इकट्ठी कर सकते हैं क्या? कोई लॉजिक है क्या? स्प्रिंग एरो, शाबाश। देखो जैसे हमारा स्प्रिंग भाई है, इसमें अभी कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे प्रेस कर देता हूँ तो क्या इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है? भले ये गोल ऐसा मुड़ गया है, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा बेचारा कहीं भाग लेगा। आपने अभी देखा आपके सामने क्या हुआ, ये भाग गया। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी आई क्योंकि मैंने अपने हाथ से इस पे वर्क करके इसे एनर्जी दे दी थी, और उसकी वजह से ये एकदम यहाँ से बाहर निकल गया जैसे इसे मौका मिला है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आई होप आपने काफी समय मैंने आपको दिया है, आपने स्क्रीन की सारी बातें छाप दी होंगी। अब मैं आगे चलता हूँ, अपने टॉर्चर को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको सब बता दिया है। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी है इसे मैं पीई से डिनोट करता हूँ। ये कई तरीके की हो सकती है। हाउ डू वी कंफर्म इट श्रेया? बिकॉज इट कैन डू सम एक्स्ट्रा वर्क। अगर उसमें एनर्जी है तो वो काम करेगा ना श्रेया। अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। बिकॉज वो एक्स्ट्रा वर्क कर पा रहा है, दैट मीन्स उसमें कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी आई है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ना दो तरीके की होती है। एक तो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है ड्यू टू चेंज इन शेप। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे भी मैंने स्प्रिंग को दबा दिया था उसमें एनर्जी आ गई, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, कोई बॉल है उसे प्रेस कर दिया, तो उसे छोड़ते ही जो है क्या वो बाहर की तरफ जाएगी? थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं ना?
और दूसरे नंबर पे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ जो आई है उसकी हाइट को चेंज करने से, ड्यू टू चेंज इन हाइट। जैसे बांध में पानी इकट्ठा आप करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उस पानी की आगे जाकर आप काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं? या जैसे वाटरफॉल होती है, वाटरफॉल क्यों नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। या आप कोई भी सामान ले लीजिए, कोई भी मैंने ऊपर रखा है, नीचे इसी की वजह से गिरा है। समझ पा रहे हो ना जितेंद्र? जिंदगी में हर एनर्जी स्केलर है, टेंशन लेनी ही नहीं अपने को। स्केलर, एवरी एनर्जी स्केलर। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो विश्वास करो, सही कह रहा हूँ मैं। हर एनर्जी स्केलर है, हीट लाइट ये वो कुछ भी स्केलर। यहाँ पर भी ना जी, तो एक्चुअली क्या है, ये दो वी जो है ये दोनों इनके बीच में डॉट लगा हुआ है, वही वाला समझ गए ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, उस तरफ हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है mgh। mgh ध्यान रखेंगे, जिसमें m है मास ऑफ बॉडी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ाऊंगा, और h है हाइट। यानी अगर एक बॉडी जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मान लेते हैं एक स्लैब के ऊपर यहाँ पड़ी हुई है इस तरीके से कुछ, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये इस हाइट पर है और इसका मास m है तो इसके पास एनर्जी कितनी है, हम कह सकते हैं mgh के बराबर है इसके पास एनर्जी। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिमर, हम इसे यू से भी डिनोट कर सकते हैं। h इज हाइट, जमीन से वो कितनी ऊंचाई पर है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हम कैसे पता लगाएं कि जमीन कहाँ है, हम किसे जीरो माने। हो सकता है मैं जो है बीच पे हूँ और मैं बीच को जीरो लेवल मान के हाइट नाप रहा हूँ, आप नैनीताल में हैं, आप नैनीताल में किस चीज को जीरो से आप ऊपर की तरफ मान के देख रहे हैं, तो क्या हम एक्चुअली हाइट को डिफरेंस ऑफ हाइट कह सकते हैं, यानी पहले और बाद में जो फर्क आया, क्या ऐसे समझना ज्यादा अच्छा नहीं है? सब बताऊंगा प्रकाश, 5 मिनट रुकोगे ना, मैं एक्चुअली अगला वही कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आ रहा हूँ। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि अगर किसी चीज को मैं ऐसे समझना, यहां से ऊपर की तरफ लेके गया यहां तक और ये हाइट थी 1, उसके बाद में इसे यहां से ऊपर की तरफ लेके गया, ये हाइट है h2, उसके बाद में इसे यहां से और ऊपर की तरफ लेके गया, ये हाइट है h3। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो बराबर है m इंटू जी इंटू h2 माइनस h1। रटना नहीं है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, समझना है कि इस पॉइंट पे एनर्जी होती mgh1, इस पॉइंट पे होती mgh2, तो दोनों का जो डिफरेंस है वही तो हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हेल्सिंकी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात हो गई, वोल्टेज हो गई वो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़ा ही फालतू बात है बट पेपर पूछता है तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रिफ्रेश करिए सौरभ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझा दूंगा। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, लाइट में फोटॉन्स होते हैं गौतम, उसमें एनर्जी होती है, वन फॉर्म या टाइप टू अनदर। सिंपल भाषा में मेरे पास एक ऐसी स्लाइड है, यहां पर अगर एक बॉल है और वो उसे मैं धक्का दे देता हूं, वो ऐसे नीचे आ जाती है और वो यहां पहुंच जाती है, और अब ये जो है आगे की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से। यहां पर इसकी हाइट जो है वो h थी, इसका मास जो है वो m था, तो क्या मैं कह सकता हूं mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन अगर यही बॉडी दोस्तों मैं बीच में कहीं बना देता हूं, तो क्या केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 की टोटल एनर्जी बराबर होगी, चाहे वो कहीं पर भी हो बीच में, फर्क नहीं पड़ता।
कहीं पर भी, पूरे रास्ते में कहीं पर भी, क्योंकि एनर्जी बस कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरीके मैंने स्प्रिंग को प्रेस करा था, मेरे हाथों ने उस पर वर्क करा, एनर्जी इकट्ठी हो गई। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो एक मोशन में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ से वो चला गया। वो जाके मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से टकराया। वो टकराने के बाद कुछ एनर्जी उसने मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को ट्रांसफर करी, फिर वो जो है कीपैड से टकराया, कुछ एनर्जी उसने वहां पे ट्रांसमिट करी, और उसके बाद वो बेचारा आके गिर गया यहाँ पर। लेकिन सर हाइट चेंज हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगले पेज पर जाता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया ये सब? हेल्सिंकी थ्योरेटिकली यस, प्रैक्टिकली नो। अब डायग्राम बनाइए, बिल्कुल बनाइए ना, डायग्राम बनाना है। अब देखो, जैसा कि एक सवाल आया है मेरे पास कि हाइट तो चेंज हो रही है, फिर ये कैसे हो गया? मैं आपको समझाता हूँ। उसी कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, थोड़ा इसे ऊपर ऐसा बना देते हैं। क्या यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी, या फिर ये 1 है, या फिर ये 2, यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी? 2 पे स्पीड ज्यादा होगी, दुनिया इस बात को जानती है। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, के जो 1 है, क्या वो लेस होगा के 2 से? लॉजिक लगाइएगा प्लीज। यही बॉल लुढ़क के आगे आ रही है। क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1 पे ज्यादा होगी या 2 पे ज्यादा होगी? पोटेंशियल एनर्जी 1 पे ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी 2 से। अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोस्तों 100 है और यहाँ पर 101 है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैं 50 मान लेता हूं, तो मजबूरन इसे 49 होना पड़ेगा, जिससे दोनों का जोड़ 150 आ पाए, क्योंकि एनर्जी बनी नहीं है, बस कन्वर्ट हुई है। एक्चुअली टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक 0 होगी, बट अभी के लिए मान लेते हैं। इसी तरीके अगर बीच में कोई मैं पॉइंट नंबर 3 मान लेता हूं, तो पॉइंट नंबर 3 पे भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 150 ही निकल के आएगी। यानी अब प्रकाश, शायद आपका सवाल था वो कि हाइट में चेंज है। जैसे जैसे हाइट कम होगी, फॉर्मूला टोटल एनर्जी का क्या mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर है। जैसे जैसे ये वाली हाइट कम होगी, वैसे वैसे वेलोसिटी उस हिसाब से बढ़ेगी कि टोटल बराबर आए। ये जादू नहीं है, ये फिजिक्स है, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। हाइट कम होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। फिर वेलोसिटी जब यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो फिर से वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। ये लॉजिक है। अगर ये पूरा ऊपर तक जा सकता होता, तो यहाँ पे आके फिर ये ऐसे ऐसे घूमने लगती। अभी क्या होगा, इस पॉइंट से ही आगे की तरफ निकल के जमीन पर गिर जाएगी। क्या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया? लास्ट में एनर्जी 0 होगा तो देखो कशिश, प्रैक्टिकली 0 होगा। एक समय आएगा वो आके बीच में रुक जाएगा, बट थ्योरी ये कहती है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी। एग्जाम्पल एक और देता हूं, मान लेते हैं मेरे पास पेंडुलम है। ये पेंडुलम कहीं पर भी होगा, इसकी टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा इक्वल होगी इन सभी पॉइंट्स पे। टोटल की बात हो रही है, काइनेटिक की नहीं। बिल्कुल श्रेया, स्केटबोर्ड को छोड़ो, पूरी दुनिया में जहां पर मोशन और हाइट है वो फिट कर दो। दिस इज अ लॉ। ये कभी फेल नहीं हो सकता, आप इसे कहीं पर भी फिट कर दीजिए, ये लॉ है। अजीत यस। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी दे देगा 20 है और पोटेंशियल दे देगा 30 है। पॉइंट बी पे अगर काइनेटिक एनर्जी 40 है, तो पोटेंशियल कितनी होगी? दूसरे नंबर पे क्या करेगा, आपको डेफिनेशन लिख के देगा और कहेगा ये कौन सा लॉ है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। या फिर ऐसा कहेगा, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टोटल एनर्जी रिमेन्स क्या? आप कहेंगे कांस्टेंट। बिल्कुल सही साइन। ठीक है जी, क्या आपको प्रिंसिपल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया? एनर्जी और हमने वर्क की काफी सारी बातचीत कर ली है, अब थोड़ा सा पावरफुल बात करते हैं। हमने कार्य की बात कर ली, हमने ऊर्जा की बात कर ली, अब हम शक्ति की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पावर की। नोट नहीं कर पाए, आराम से नोट कर लीजिए। देखिए ये वाला पेज आपको बस नोट करना है राधा, उसके अलावा ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। आप चाहें तो इसे छाप सकते हैं, चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। चलें आगे, कंफर्म करें आप। अब पावर की यानी शक्ति की बात करते हैं। कुछ भी नहीं है, वो जो एनर्जी थी ना, टाइम से डिवाइड कर दो, पावर बन गई बस। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क।
अगर आप 2 क्लासेस लगा चुके हो तो आपको पता है रेट ऑफ का मतलब मैंने जीवन में एक ही बताया है, रेट ऑफ देखो और डिवाइड कर दो। अच्छा ये फिजिक्स के अंदर है, ऐसा नहीं दुकान पे कह रहे भैया पाव भाजी का क्या रेट है, पाव भाजी डिवाइड बाय टाइम, ऐसा नहीं। ये फिजिक्स के चुटकुले फिजिक्स की क्लास तक रखने हैं, इसे एक्चुअल जीवन में लगाएंगे तो लोग कहेंगे अरे इससे पढ़ के आया ये रेट ऑफ दिस बिस्किट, अरे बिस्किट डिवाइड बाय टाइम, नहीं 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 बताना है 10 रुपए 20 रुपए, वहां पर ये अपनी फिजिक्स नहीं लगानी। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, बट बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, कैन आई से पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, थोड़ा समझना, मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, क्यों चढ़ गए हो, ऐसी मन है मेरा, मैं यहाँ पर और अब मैं यहाँ पर पहुंच गया, ये जो हाइट है यहाँ पर ये है 10 मीटर, जो मास ऑफ बॉडी है वो 50 किलो है। तो आप मुझे बता सकते हो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी मेरी, आप कहेंगे एम। जी की वैल्यू ना दोस्तों याद रखना 9.8 होती है, मैं उसे यहाँ पर 10 यूज कर रहा हूँ, क्या 5000 जूल हो गई। अब अगर एनर्जी पूछेगा तो ये आंसर हो गया, लेकिन अगर वो पावर पूछेगा तो इस सवाल का आंसर क्या दोगे, आप कहोगे हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि टाइम ही नहीं दे रखा। जब तक क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ यू कैन नॉट फाइंड द आंसर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस काम को करने में 20 सेकंड लगे, अब आप बता दो कि पावर है अपनी 5000 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 250, इसे हम लिखते हैं वॉट में, यानी पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। तो क्या वॉट को मैं कह सकता हूँ जूल पर सेकंड। पेपर के सवाल हैं यही सब घुमा फिरा के पूछता है वो, बिल्कुल सैंफोर्ड यही है। क्या हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर सेकंड में मैं जितना काम करता हूँ वही मेरी शक्ति है, लॉजिकल भी है ये। ऑन एन एवरेज हर सेकंड में जितना एनर्जी यूज करता हूँ वो या जितना वर्क करता हूँ वो मेरी पावर हो गई। पावर ज्यादा का मतलब मैं हर सेकंड में ज्यादा काम कर सकता हूँ, इसलिए बड़ी बड़ी मशीनों की पावर हम ज्यादा कहते हैं। हेल्सिंकी आगे आगे ना चले बेटा, साथ साथ चले, सब लिख पाऊंगा, किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, सब बताऊंगा, चिंता मत करो, पूरा पैसा वसूला जाएगा आपका, आप चिंता मत करिए, पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा आपके प्लस के प्लान, घबराइए मत, सही जगह आए हैं आप। क्या पावर की डेफिनेशन आप समझ पाए, वो गौतम यहाँ पर फिट नहीं होती बेटा, वैसे आप उसे जो है रेडिएशन से एसोसिएट गौतम कर सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, एक हॉर्स पावर जो है ये, इसे हम बोलते हैं 1 HP, ये होता है 746 वॉट के बराबर, ये ना रट्टे मारने, जो मोटर्स वगैरह होती है ना फैक्ट्रीज में वो HP में होती है। सिमरदीप कह सकते हैं बट ना कहें, बिकॉज ये फिजिक्स है तो है ना, थोड़ा मिक्सअप हो सकता है, समझने के लिए मान सकते हैं। यानी 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। जो मोटर्स होती हैं फैक्ट्री की वो HP में लगाई जाती हैं, जैसे 10 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, तो उसका मतलब ये होता है 2 HP की है तो उसका मतलब हो गया जी वो 150 या 1500 वॉट की, यानी 1.5 किलोवाट की मोटर है। समझ पा रहे हैं आप। अब हम ये बात समझ गए कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या हम मेरे दोस्तों मेरे मित्रों ये समझ पाए कि ये पावर इनटू टाइम हो गया। मुझे पता है आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है, ये जो मैं इधर उधर चीजों को फेंकता रहता हूँ, आई नो यू डोंट लाइक इट, बट क्या करें। मैं कह सकता हूँ एनर्जी है पावर इनटू टाइम, तो अजीबोगरीब बात है, लेकिन जूल को मैं लिख सकता हूँ वॉट सेकंड। जबरदस्ती वाली बात है बट सच बात है। मैं कितना भी ऐसे खेल सकता हूँ चीजों से, जैसे यहाँ पर मैंने देखा वॉट है जूल बाय सेकंड, तो जूल है वॉट सेकंड। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, 1 किलोवाट पावर की, उसकी पावर 1 किलोवाट है, तो क्या आप कहेंगे कि 1000 वॉट की है मशीन। और टाइम जो है वो है 60 मिनट, यानी 1 घंटा। मैं इसे 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करता हूँ, 60 मिनट यानी मिनट है, यानी 3600 सेकंड। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो एनर्जी लगेगी वो होगी 1000 इंटू 3600 वॉट सेकंड, यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकंड, या फिर जूल। सोचो जरा, अगर मैं इसको दूसरे तरीके ऑब्जर्व करूं तो क्या मैं कह सकता हूं यही 1 किलोवाट आवर है। अभी समझाता हूं कैसे। 1 किलोवाट को मैं लिख सकता हूँ 1000 वॉट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड, यानी जूल।
भर भर के पूछा गया ये सवाल। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो 1 किलोवाट आवर है ना, यही होती है 1 यूनिट बिजली के बिल में। जो 1 यूनिट बोलते हैं ना, इतने यूनिट तक माफ है, इतने यूनिट तक ऐसा है, वो है। ये 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। तो समझ पाए आप बात को? 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट। इस पूरे पेज को आप नोट करिए, और पूरे पेज को नोट करिए, सब काम का डेटा है। ये ब्लू वाला ब्लैक वाला दोनों नोट करना, भले ही दोनों सिमिलर सा है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के काम आएगा। जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ, ये 1 किलोवाट आवर, मेगा का मतलब 1000 किलो। नीरज सोच के देखो, मेगा का मतलब 1000 हो गया। अब वो तो आप रिलेट कर ही सकते हो ना, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 हो गया सिंपल भाषा में। इससे न्यूमेरिकल आता है, एक दो एग्जाम। ठीक है, अभी के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ऑफिशियल, बाकी बाद में देखते हैं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ये प्रैक्टिकली 1 यूनिट क्या है? हम कहते हैं ना, बिजली का बिल 200 यूनिट आया। उसमें अगर मैं 1 यूनिट को पकड़ूं, उसे मैं इमेजिन कराता हूँ आपको। ये वही है समीरन जान। 1 यूनिट को इमेजिन करने के लिए आप एक बल्ब इमेजिन कीजिए। जो घर में बल्ब होता है, वो कितने वॉट का होता है? जो नॉर्मल रूम होता है उसमें 9 वॉट तक का एक सीएफएल आता है। 9 वॉट या 12 वॉट, 15 वॉट ज़्यादा हो जाता है। जैसे जो मैंने अपने यहाँ लगा रखे हैं, वो 15-18 वाले कॉम्बिनेशन है 2-3, जिसकी वजह से लाइटिंग मेरे रूम में अच्छी आती है। बट ऑन एन एवरेज 2 बल्ब जो है काफ़ी होते हैं 12 वॉट वाले। एक बल्ब से भी काम बन जाता है। 10 वॉट पकड़ लें एवरेज के लिए, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। मान लेते हैं आपके कमरे में एक 10 वॉट का बल्ब है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। 10 वॉट का मतलब ये हो गया कि वो 10 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है पर सेकंड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्रैक्टिकली समझने के लिए इसे समझना बड़ा जरूरी है चीजों को। अब मुझे पता है 1 यूनिट बिल तब आएगा जब 3 6 1 2 3 4 5 जूल एनर्जी खप जाएगी। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, तो मैं रिलेट कर सकता हूं एक बात को, कि 1 किलोवाट अगर होता तो वो 1 घंटे तक चलता, तब मेरा बिल आता, वो मान लेते हैं 5 रुपए का या 7 रुपए 10 रुपए जो भी। यानी 1000 वॉट, यानी 100 बल्ब अगर 1 घंटे तक चले तो तब ऐसा होगा। ये बल्ब मैंने अपना 10 वॉट का माना है अभी। यानी एक बल्ब जो है, अगर एक 100 घंटे तक चले, तो एक जो है आपका 1 यूनिट का बिल आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम है हमारे दुनिया का, बिजली का? सोच के देखिए, एक बल्ब जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं 100 घंटे तक चलेगा, तो 5 से 10 रुपए बिल आएगा। फिर हम लोग इतना दुखी क्यों होते हैं कि बिल ज़्यादा आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज एक बल्ब नहीं होता घर में। घर में मिनिमम ऑन एन एवरेज 5 से 7 बल्ब काम करते हैं। और ये तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है जो सबसे कम पावर कंज्यूम करता है। एसी जैसा है ना, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोटर हो गई, जैसे पंप बोल सकते हैं, इन्वर्टर हो गया, वो सब क्या करते हैं? ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। और फैन हो गया, इन सब का जो टोटल है, वो एक अच्छा खासा नंबर निकल के आता है, और उस वजह से हमारा बिल जो है अच्छा खासा आता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्का? हीटर वगैरह कुछ भी मान सकते हो, हीटर हो गया बिल्कुल। ये जो गीजर हो गया, ये भी काफी बिजली कंज्यूम करता है। बट क्या आपको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया? साइंटिस्ट ऐसा बिल्कुल ना करा करें। चलो जी, अगर आपको ये समझ आ गया तो बल्ले बल्ले। सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कौन करता है? जिसकी वॉटेज, रोहित, सबसे ज्यादा है। मतलब सिंपल सा यही आंसर है ना, जिसकी वॉटेज सबसे ज्यादा है वो। घर में जो नॉर्मल अप्लायंसेस होते हैं, उसमें एसी और गीजर, प्रेस जिससे कपड़े आप प्रेस करते हैं, इन्वर्टर करता है, वो ढाई जाती है। अगर वो फुल चार्ज है तो इतना नहीं करता। फ्रिज, ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा करती है। ठीक है जी, तो वैसे टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसे क्वेश्चन टैग में आप भेज दो। चलो, क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो इससे अलग है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। ऑफ वेक्टर्स, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा माइंड। दो तरीके का होता है, डॉट प्रोडक्ट, आउटपुट इज स्केलर। अगर ए वेक्टर ए, आप ऐसा लिखिए, अगर ए इज इक्वल टू बी डॉट सी है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बी एंड सी। क्या बात को आप समझ पाए?
इसी तरह ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देगा, जैसे अभी हमने वर्क वगैरह में चीज़ों को समझा। दूसरे नंबर पे आता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल वगैरह वो सब नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज वो सब पेपर पूछता नहीं है। ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ये होता है ए इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा, थीटा का मतलब वही है, और इसमें होता है आउटपुट इज वेक्टर, यानी इसे क्रॉस लिखना है, माफी चाहेंगे, वेक्टर की जगह आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए। और पेपर पूछ सकता है कि किसका क्या नाम है, तो याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। लॉजिकल है क्योंकि आउटपुट स्केलर आता है। एबीसी ऐसी कुछ भी मैंने नंबर माने, आप एक्स वाई जेड मान सकते हैं, एमएनओ मान सकते हैं, पीक्यूआर मान सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। रोहित वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, लेंथ वगैरह तो डेटा जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मैग्नीट्यूड विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ये नीरज एक छोटा सा सिंगल पेज का टॉपिक है, आप उसी में नोट कर लीजिए। देखिए बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, ए बी और सी कुछ भी हो सकते हैं। और क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि ये वेक्टर है तो क्या यहाँ वाले ए पे एरो लगाना अनिवार्य है, मजबूरी है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। ऊपर वाले का एग्जांपल तो आपको पता ही है, एफ डॉट डी, पिछले पेज पे बताया है। यहाँ पर इसका एग्जांपल हो सकता है टाओ। अरे टाओ ये क्या है, ये है टाओ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। समझाता हूं, इस अगले पेज पे समझाऊंगा इसे, ये क्या है। सर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, नहीं ऑफिशियल। मेरे दोस्त जब पढ़ाई करते हैं ना तो ऐसे नहीं करते। चाय में चीनी डालते हो तो गिन के डालते हो क्या, कि 126 हो गए चीनी के दाने बस कर देता हूं, नहीं ना। फ्लो में डाल देते हो ना जितना सही लगता है, तो पढ़ लो। अगर हम ऐसे सोचेंगे किससे क्या आएगा तो फिर जीके तो कभी भी तैयार नहीं हो पाएगी। पूरे फिजिक्स से एक सवाल आएगा, अब नाप तोल करना है करते रहो। सुनियारे भाई के पास जो तराजू है ना उस पर भी नहीं नप पाएगा ये, पर चैप्टर कितना आना है। चलें आगे। अब ये टाओ आर एफ क्या है थोड़ा सा समझाता हूं। ये है टॉर्क, सिंबल है इसका टाओ। ये क्या है, ये संशिका जी एक क्वेश्चन के लिए इतना पढ़े, क्योंकि उस एक क्वेश्चन से आपकी नौकरी 35,000 रुपये महीना से 70,000 रुपये महीना हो सकती है, हर 12 महीने के लिए, अगले 35 साल के लिए। तो 35,000 इंटू 12 आपको पता ही होगा, करीब करीब 4,20,000 होता है, जो 10 साल में 42 लाख और 30 साल में 1,26,00,000 हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, 1,26,00,000 हुआ या नहीं, यहाँ कर रहे हैं कैलकुलेशन, सुनी नहीं उन्होंने, सही कह रहा हूँ। टॉर्क क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा, मैं फ्लो में बस मैंने ऐसी कैलकुलेशन बोल दी है, गलत हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, जीके का टीचर मान के। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आपने मेरी एक बात सुनी थी ना कि जहां पर डिवाइड बाय टाइम है वहां पर रेट ऑफ होगा। आज दूसरी बात भी मानना, जहां पर भी आर क्रॉस लिखा हो इसे बोलना है जिंदगी भर में मोमेंट ऑफ। तो क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स। आपने देखा आर क्रॉस एल्पेन लीवे, तो उसका मतलब है मोमेंट ऑफ एल्पेन लीवे। मतलब इतना बेसिक लेवल पे जाके कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि अगर आर क्रॉस दिखेगा तो मोमेंट ऑफ लगा दीजिएगा उसकी जगह। अभी प्रैक्टिकली क्या है ये आर क्रॉस, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं एक दरवाजा है जिसे हमें बंद करना है। अब ये आर और ये सब क्या है, मान लेते हैं कि ये दरवाजा इस पॉइंट पे घूमता है, रोटेशनल एक्सिस इसकी ये है। अगर मैं इस पे यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ एफ, और इसकी यहाँ से जो दूरी है वो है आर, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी इस दरवाजे में वो आर क्रॉस एफ होगी। क्या बात को समझ पा रहे हैं? जैसे दोस्तों किसी चीज को आगे पीछे करने के लिए फोर्स चाहिए होती है ना, ऐसी किस चीज को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए होती है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन में फोर्स है वो ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन में टॉर्क है वही रोटेशनल मोशन में फोर्स है। समझ पा रहे हैं? यानी मैं ये बात मानता हूं, जानता हूं कि अगर आर क्रॉस एफ टॉर्क है और वो किस चीज का फिक्स है, तो मैं दूरी जैसे जैसे कम करता जाऊंगा मुझे ज्यादा जान लगानी होगी। जैसे यही वाले को यहाँ पर बना देते हैं,
दरवाजे का जो हैंडल है वो यहाँ पर ही क्यों होता है, क्योंकि ये जो दूरी है वो ज्यादा है। तो एफ मैं कम भी लगाऊंगा ना तो दरवाजा घूम जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हैंडल लगा देता तो फोर्स मुझे ज्यादा लगानी पड़ती, और अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा, लगा के तो देखा होगा ना बचपन में, है ना, हल्क लाइट बन के देखा होगा, अंगूठे से जो है दरवाजा खोल के दिखा देंगे हम, तो बहुत ज्यादा जान लगेगी, तब भी वो शायद ना खोल पाए, क्योंकि आर क्रॉस एफ फिक्स है। यानी अगर टॉर्क की वैल्यू मैं आपको कह देता हूँ आर क्रॉस एफ है, और टॉर्क फिक्स कर दिए यहाँ पे 1000 है, तो अगर आर को 1000 मानोगे तो एक ही फोर्स लगानी होगी, इसे 100 मानोगे तो 10 लगानी होगी, इसे 20 मानोगे तो आपको 50 लगानी होगी, इसे 1 मानोगे तो 1000 लगानी होगी। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये भी पेपर का सवाल था कि जो हैंडल होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं। क्या ये सवाल एसएससी ने पूछा था? आप कहेंगे जो हिंज है यानी जो कब्जा है उससे दूर। क्यों दूर? क्योंकि उससे हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है। बिल्कुल अंशिका। तो हम फिर भी थोड़ा सा मार्जिन क्यों छोड़ते हैं? अगर ये दरवाजा है, हम यहाँ पर हैंडल क्यों लगाते हैं? हम ये हैंडल जो है बिल्कुल यहीं पे क्यों नहीं लगा देते, जिससे कि दरवाजा टूटे ना? उसका कोई सेंस नहीं बनता, वहां से दरवाजा टूट सकता है, क्योंकि बाउंड्री पे लकड़ी कमजोर होगी तो फोर्स लग के लंबे समय में वहां पे दरवाजा खराब हो सकता है। कारपेंटर भैया को ये सब पता है सैंकफर्ड। जब पृथ्वी को गोल गोल घूमना पता है तो कारपेंटर भैया तो इंसान है, तजुर्बेदार है। जब जो जीवित नहीं है उन्हें पता है, पत्थर को पता है नीचे गिरना है। अब बस कवि बन जाऊंगा मैं, देखो ज्यादा बातें करोगे तो, है ना, कवि वाली बातें शुरू कर दूंगा फिर मैं। पत्थर को ये पता है और पत्थर में जान है। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ तक की बात आप समझ पाए? कोई तकलीफ तो नहीं आपको? पक्का ना? ईमानदारी से। चलो फिर थोड़ा सा और टॉर्चर करते हैं। आपको याद है, अगर मैं कहता हूँ ऐसे मोशन में फोर्स है तो ऐसे मोशन में टॉर्क है, इसी तरीके ऐसे मोशन में जो मोमेंटम था, अगर ऐसे मोशन में उसे पढ़ूंगा तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। मतलब बताएंगे, चिंता ना करें। कोई चीज कितनी तेजी से आगे भाग रही है, अजीत क्वेश्चन टैब में भेजिए, क्या वो उसका मोमेंटम हो गया? सोच के देखो। तो अगर मैं उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूं तो क्या मैं आर क्रॉस एम वी कर दूं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? यानी अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, इस ये v वेलोसिटी से घूम रही है, इसका मास m है और इसकी दूरी r है, तो इसका ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना ऐसे गोल गोल घूमने का, ये है r क्रॉस एम वी। तो क्या एंगुलर मोमेंटम है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो दोस्तों एंगुलर मोमेंटम जो हमारा आया है ये रोटेशनल मोशन वाली चीज है, और उसकी यूनिट क्या होगी? मोमेंटम की यूनिट तो है मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होगी, एक तो मीटर आ जाएगा अलग से, और एक केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, तो इसकी जो यूनिट होगी ना दोस्तों वो होगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोई बात नहीं, समझाएंगे गौतम, चिंता क्यों करते हैं। मैं आपको सिंपल बस ये गौतम बताना चाह रहा हूँ, एक गाड़ी सीधी चल रही है तो क्या उसके पास मोमेंटम है? कोई बात नहीं प्रियंश, समझिए, रुकिए, वेट करिए, कमेंट मत करिए, सुनिए बात को। अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो क्या उसके अंदर भी कुछ इंटरनल मोमेंटम जैसा स्टोर हो गया है? इमेजिन करके देखो, वो भी बेचारा बंधा हुआ है, जैसे पृथ्वी गोल गोल घूम रही है स्पीड में, जिंदगी भर धक्के खाई जा रही है, घूमे जा रही है, तो वो जो उसके अंदर स्टोर है जिस वजह से वो गोल गोल घूम रहा है, वो है उसका एंगुलर मोमेंटम। पेपर के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट याद रखनी है, और ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली बात याद रखनी है। रोटेशनल मोशन में जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, आप नोटिस करेंगे तो मैं ब्रैकेट्स बड़े तरीके से बना रहा हूँ, मैं इसे डायरेक्ट एमवीआर नहीं लिख रहा, बट एक्चुअली फॉर्मूला एमवीआर ही होता है, बट मैं आपके लेवल पे जाकर चीजों को समझा रहा हूँ पेपर में, जिससे चीजें आपको याद रहें। बिल्कुल करेंगे, चिंता ना करें। न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, आंसर इज अ, बताओ, यस और नो? गौतम वो फोर्स है। नो। क्या दोस्तों जो टॉर्क की यूनिट है इसे न्यूटन मीटर कह दूं, आप मुझे मना तो नहीं करोगे? देखो मीटर, न्यूटन, यानी टॉर्क की जो यूनिट है वो बराबर है वर्क की यूनिट के।
बराबर है एनर्जी की यूनिट के और बराबर है न्यूटन मीटर के। बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू वर्क, बिकॉज टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगे ना कि आपको कम समझ में आया है तो भी उस डेटा को याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ 30 घंटे में मैं फिजिसिस्ट नहीं बना सकता और बनने की जरूरत भी नहीं है। जितना समझ आए अच्छे से समझो, बाकी याद कर लो। मतलब जरूरी नहीं है कि 100% समझूंगा तो ही सेटिस्फाई होगा, कोशिश 100 की करेंगे, बट 70, 80, 50 जो हुआ वो समझ के बाकी याद कर लेंगे। क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई? आपको ये समझ आ गया कि अ, अच्छा ऑफिशियल, कि जो सीधे मोशन में फोर्स है वही ऐसे में टॉर्क है, जो सीधे मोशन में मोमेंटम है वही ऐसे में एंगुलर मोमेंटम है। आ गया है तो जी आप बहुत ही समझदार हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में चीजें आ रही हैं, वरना फिजिक्स जनरली ऐसे में तो कई बच्चों की हिम्मत टूट जाती है। तो बहुत खुश हूं मैं ये देख के कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, और उसका रीजन भी मैं आपको साफ बता देता हूँ कि आप समझना चाह रहे हैं। सी, इट इज ऑल अबाउट द इंटेंशन। ठीक है, लिखने का टाइम प्रकाश जिस भी स्लाइड पे चाहिए आप मुझे बता दो, मैं आपको वो स्लाइड 5 से सेकंड के लिए खोल के छोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए दोस्तों आगे। अब इस क्लास का आखिरी टॉपिक बता रहा हूँ और उसके बाद फ्री कर दूंगा। उससे पहले एक बार ये एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को रिपीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर कोई चीज सीधी चल रही है तो इसमें मोमेंटम है, और किसी चीज को मैं जबरदस्ती सीधे धक्का दे रहा हूँ तो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं किसी चीज को ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, जैसे गाड़ी का टायर गोल गोल घूमता है, ऐसे घूमता है ना, तो उस पर फोर्स जो है कुछ गोल वाली फोर्स लग रही है, ऐसे इमेजिन करो आप। ऐसे गोल कुछ कुछ रोटेशनल फोर्स जैसा है, वो है टॉर्क। किसी चीज को रोटेट करने में जो फोर्स लग रही है, आप ऐसा समझ लीजिए, वो टॉर्क से एसोसिएट हो गई। और उसी गोल घूमती हुई चीज के अंदर जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम जो है आगे जाने का नहीं है, वो वहीं पे घूमते रहने का है। वो जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम है। क्या बात को आप समझ पाए? चलो आगे चलते हैं। अगर आपको ये 2 पेजेस कम समझ में आए तो इन्हें याद कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर याद भी करेंगे तो चलेगा, सच में चलेगा। प्रेम, एक ही डिफरेंस है, क्रॉस में साइन आता है ए बी साइन थीटा, डॉट में कॉस थीटा आता है। दूसरा फर्क ये है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो पहली वेक्टर का दूसरी वेक्टर से, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, मैं रिपीट करता हूँ, डॉट से स्केलर और क्रॉस से वेक्टर। ठीक है, चलो अब मैं वो समझाता हूँ जो बड़ी ही मजेदार बात है, बड़ी ही मजेदार। अच्छा प्रतीश, ये है जी इनर्शिया। ये एक्चुअली हम न्यूटन भाई के लॉस पे पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और कल की क्लास में जो है मैं आपको इसके जो लॉज वगैरह हैं वो ऑफिशियली लिखवा दूंगा। पहले इसे हम समझते हैं क्या चीज़ है। ये है जड़त्व, इनर्शिया इज जड़त्व। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी, नहीं इंग्लिश में नहीं पढ़ा था। चलो फोकस करें, बिल्कुल जी। ये इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण जिसके कारण, यानी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रेजिस्ट्स, यानी एक बॉडी जो है वो रुकावट जो है प्रोड्यूस करती है। किस चीज के लिए? जिस पे वो ओरिजिनली है। अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करते रहना चाहती है। क्लासिक एग्जांपल आप लोग हैं। आपकी बॉडी 2 घंटे में से पूरे 120 मिनट कहती है कि चलते हैं ना, छोड़ देते हैं क्लास, कुछ और पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और एक्चुअली यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं। नहीं सर, इंस्टाग्राम की रील देख लेंगे, है ना। यानी आपकी बॉडी आपको कह रही बस और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं।
इसे कल सुबह फ्रेश माइंड से रिकॉर्डेड देखेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। अल्टीमेटली रिकॉर्डेड तो देखनी ही है, तो रिकॉर्डेड ही कोर्स कर लेता हूँ, जैसे कि पिछला वाला कर लिया था। तो दिल को पता है कि क्या चल रहा है, बट खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है कि ऐसा हम कल शायद कर लेंगे। तो इनर्शिया का प्रैक्टिकल मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। फिजिक्स से एसोसिएट इसे करते हैं क्या है? देखिए, अगर कोई चीज़ रुकी है, तो वो क्या अपने आप रुके ही रहना चाहती है? जैसे याद करो, आप एक बुक लाए थे लूसेंट खरीद के, जब आप नए-नए एस्पिरेंट थे, खिलाड़ी। उसके बाद जब आप दोबारा एस्पिरेंट बने, तो आपने क्या करा? बहुत सारी प्रिंट आउट, हर इंसान जीवन में एक बार भर के प्रिंट आउट निकलवाता है, सिंपली बिकॉज़ घर के पास वाली दुकान वाले भैया 60 पैसे में प्रिंट निकालते हैं। हमने भी निकलवाए हैं, हो सकता है आप में से भी कइयों ने निकलवाए हो। वो प्रिंट आज भी पड़े हैं, धूल चढ़ रही है, क्या वो अपने आप वहाँ से उठ के आपके पास आते हैं? नहीं, वो बस वहीं पे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इनर्शिया है। किस चीज़ का? रेस्ट का। वो वहीं हैं, वहीं रुकना चाहते हैं। इसी तरीके मोशन, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप उधर ही जाना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप बस इसके पीछे पड़ जाएँगे, आपकी कहानी जो है शुरू होती है परसेंटेज से और वो मिक्सचर पे जाके थमती है। यही आपके जीवन का असूल है। क्यों? क्योंकि आपको वही डायरेक्शन समझ में आ रही है। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इसी के अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आता है। थोड़ा-थोड़ा आपके पल्ले पड़ा है, तो मैं कहानी को आगे लेके चलता हूँ। इनर्शिया इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूँगा, चिंता मत करो। इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक्चुअली ये डायरेक्शन वाला रिलेटेड है मोशन से, रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ मोशन। मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है। आप इसे नोट करिए, फिर मेरे कहने से अगले 5 से 10 मिनट के लिए पेन कॉपी छोड़ दीजिएगा, कुछ मत नोट करिएगा। आज की क्लास में जो नोट करना है ऑलमोस्ट इतना ही है, कुछ बना तो बन जाएगा 1 आध 2 लाइन, अभी के लिए इतना है, इतना नोट करिए फिर पेन कॉपी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन टैब भी मैं बंद कर देता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया। चलो नोट करिए आप। चलो, अब पेपर क्या पूछेगा मैं बता देता हूँ। पेपर आपको स्टेटमेंट लिख के देगा कि आप एक बस में खड़े थे, बस वाले ने अचानक रेस दी, आप पीछे की तरफ गिर गए, ये कौन सा इनर्शिया है? मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हमेशा याद रखना, जो इनिशियल कंडीशन है वो आंसर है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये इनर्शिया है। बस इनर्शिया को सिंप्लीफाई करा है। यानी बस रुकी हुई थी, अचानक उसने रेस दी, बस पहली कंडीशन क्या है? रुकी हुई थी ना, रेस्ट वाला आंसर है। बस चल रही थी, उसने ब्रेक अपने को नहीं पड़ी, बस चल रही थी ना, आंसर मोशन वाला है। बस जा रही थी तो मुड़ी, यानी डायरेक्शन की बात हो गई, डायरेक्शन वाला आंसर है। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अब सोचो कि अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही, तो क्या उसकी डायरेक्शन का कोई सेंस है? इसीलिए मैंने लिखा है कि जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो एक्चुअली इनर्शिया ऑफ मोशन से ही एसोसिएटेड है। एक ही बात है, बट हम फिर भी किताबें इसे 3 हिस्सों में तोड़ती है, तो मैंने भी इसे 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। क्योंकि कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसी की डायरेक्शन से उसी से एसोसिएट हो सकती है डायरेक्शन। अब थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। अगर आप कभी लोकल बस में बैठे हैं, लोकल बस, जैसे मैं दिल्ली में काफ़ी साल रहा हूँ, मैं दिल्ली में अपने जीवन का 70-80% साल रहा हूँ। 70-80% जो एज है मेरी, उस दिल्ली में ही मेरी बीती है। पूरा बचपन सब दिल्ली में बीता है। तो वहाँ पर ना एक बस चलती है, ग्रामीण सेवा उसे बोलते हैं। वो बस जो है वो मतलब चलता फिरता मौत का कुआं है। अगर आप दिल्ली के हैं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और इसी तरीके की बसें आपके इलाके में डेफिनेटली चलती होंगी। वो बसों में क्या है कि वो बैठना तो छोड़ दो, जगह तो होती नहीं, खड़े होने का भी समय नहीं देते। वो बस आपको, आपका एक पैर अंदर आ जाए, बस उन्हें पता है कि बाकी आ ही जाएगा। जो मतलब ऐसी बसों में जिन्होंने सफर करा है वो मेरे जोक्स से रिलेट कर पा रहे होंगे। अब मान लेते हैं वो ऐसी बस है जी, इस तरफ वो ड्राइवर भैया बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप ऐसे यहाँ पर ऊपर से वो सब जो है लगे होते हैं 3-4, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। अब होता क्या है कि आप सामने वाले दरवाजे से अंदर चढ़ते हैं और आप बस यहाँ पर खड़े ही हुए हैं। मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे पकड़ के आप जो है इसे यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं। अब ये भैया जो है अचानक गाना लगा देंगे धूम धूम, और होगा क्या? स्टीयरिंग पकड़ा दें कहो तो? अभी पकड़ाएंगे ना, अभी मैं चढ़ा हूँ यार, बताओ तुम मुझे गिरा दो। अब स्टीयरिंग इन्हें पकड़ा देते हैं, अब होगा धूम मचाले। जैसे ही ये बंदा ऊपर बस में चढ़ा है, ये 0 to 100 इन
चले जाएंगे 0.01 सेकेंड, यानी ये बुगाटी वेरॉन वगैरह सब इनके आगे फेल है। तो क्या आपको नहीं लगता ये जो पर्सन इन न्यूज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके पैर क्योंकि बस की जमीन से चिपके हैं तो वो आगे निकल जाएंगे और इनका ऊपर का शरीर पीछे रह जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, बस आगे निकल गई है तो क्या बस के अंदर बैठे हुए ये पीछे की तरफ जाएंगे ना, कॉमन सेंस लग पा रहा है, बस आगे आ गई है तो पैर आगे आ गए हैं लेकिन मुंडी वहीं रह गई है। तो बस के अंदर बैठे वाले को तो ऐसे ही लगेगा ना कि अरे यार टाइम क्या हुआ है भैया बताना जरा, क्योंकि ये पीछे चला गया, पीछे की तरफ झटका लगेगा कुछ इस तरीके। ये केस है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, क्योंकि पैर बस का हिस्सा है, मान लेते हैं पैर चिपके हुए हैं बस से लेकिन बाकी बॉडी उसका हिस्सा नहीं है, तो हम कहेंगे जी ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? अब ठीक है कोई बात नहीं, फिर हमारे पैर भी पीछे की तरफ आ गए। अब वही सेम सेम स्थिति है, बस जो है आगे की तरफ चल रही है, हम पीछे आ गए, अरे भैया अब क्या हुआ, वही सेम कहानी, स्टीयरिंग पकड़ा देते हैं भाई को। हम यहाँ पर जैसे तैसे पीछे आ गए, क्योंकि भीड़ चढ़ी तो हम पीछे की तरफ आ गए, इस तरीके जो है बस को पकड़ के हम ऐसे खड़े हुए। अब क्या होगा, अब अचानक जो है इन्हें एक सवारी दिखेगी सड़क के किनारे, जिसे जाना भी नहीं होगा, बस ऐसे ही अपना वो जो है रैपिडो भैया का इंतजार कर रही है सवारी। अब वो बेचारा जो है, मान लेते हैं उसका नाम कुछ भी एक्स है, वो एक्स इंतजार कर रहा है। अब ये कहेगा अरे तो सवारी है, उसने चाहे जम्मू जाना हो, ये कहेगा नहीं तुम तो मधुबन चौक जाओगे ही जाओगे, अरे भाई नहीं जाना हमें मधुबन चौक, हम समोसा खा, अरे नहीं तुम्हें पता नहीं तुम्हें जाना है। तो क्या होगा, उसके लिए ब्रेक मार देगा। तो क्या ब्रेक मारने की वजह से मेरे पैर रुक जाएंगे, लेकिन क्या जो अपर बॉडी है वो अभी भी मोशन में है, तो क्या होगा, अरे भैया मेरा स्टॉप आ गया क्या, मुझे क्यों बुलाया। यानी ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ पा रहे हैं आप, ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि सी लोअर बॉडी इज अ पार्ट ऑफ बस, ऐसा मान लो पैर जो है हमेशा बस का हिस्सा है, अटके हुए पैर उसमें, अपर बॉडी जो है आपकी स्विंग करती है। क्या आपको दोनों तरीके समझ आ रहा है? अब तीसरा वाला डायरेक्शन वाला समझने के लिए हमें इसे साइड से देखना पड़ेगा, यानी हम इसका बैक व्यू देखते हैं बस का। बस का बैक व्यू कुछ ऐसा हो गया, भैया तो वहीं बैठी हैं अपना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये इंसान जो है यहाँ पर बस के अंदर ऐसे खड़ा हुआ, समझ पा रहे हैं ना कहानी। अब इन्होंने देखा कि मधुबन चौक की रेड लाइट जो है आपको पता होगा कम से कम 100-150 सेकंड की होती है और ग्रीन लाइट होती है 15 सेकंड के आसपास की। अब उस 15 सेकंड में इन्हें जो है विजय प्राप्ति करनी है, वरना अगले जो है 1.5 से 2 मिनट इनके या 3 मिनट वहीं खराब हो जाएंगे। अब मधुबन चौक का जो चौराहा है वो कुछ ऐसा है दोस्तों, थोड़ा सा मैं नकली चौराहा बना रहा हूँ, वहाँ पे एक अंडरपास भी है, बट अभी के लिए हटा देते हैं, क्या जा रहा है अपना, ठीक है, अभी के लिए मैंने ऐसा बना दिया। अब इसे जो है क्या अगले 5 सेकंड में एक बहुत ही शार्प टर्न लेना होगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये आगे पीछे नहीं जाएगा, ये पैर तो वहीं अटके हैं, लेकिन क्या बॉडी इसकी सीधी जाना चाह रही है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो बस पॉइंट ऑफ व्यू पे इसकी बॉडी जो है बाहर की तरफ धक्का खाएगी, यानी ये ऐसा समझ पा रहे हैं ना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस पर बाहर की तरफ धक्का लगेगा और वो पूछेगा अरे भैया ये क्या कर दिया, कहेगा आधे कबूतर, ठीक है, यानी वो अब बाहर की तरफ उस पर धक्का लगेगा। क्यों, और ये बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या आपको तीनों तरीके के इनर्शिया समझ आ गए? अगर आपको समझ आ गए तो ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है। आई होप आपको सीखने को मिला होगा, और देखिए कोशिश करी जाती है कि आपको थोड़ा लाइट वे में चीज़ों को पढ़ाया जाए। कल इसी की थ्योरी मैं आपको पूरी लिखवाऊंगा। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। ख्याल रखिए अपना, ये लाइन बस अपना ध्यान रखना, ये इनिशियल कंडीशन ही आपका आंसर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल। अब मैं आपके डाउट्स देख लेता हूँ, और मैं जानता हूँ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है, बट कोई बात नहीं। थर्ड वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑफिशियल एक गाड़ी में खुद को इमेजिन करो, जब आप ऐसे टर्न लोगे तो क्या आपकी बॉडी हर पॉइंट पे सीधा जाना चाह रही है, बट आपको मजबूरन अंदर आना पड़ रहा है। तो कार के अंदर से जब आप खुद को देखोगे तो आप ऐसे नहीं जाओगे। यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बाइक में भी सेम लगता है प्रतीक, हर जगह सेम लगता है, ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि ये ना लॉज है, तो ये कहीं फेल नहीं होते, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। अब मैं डाउट्स देख लेता हूँ। चलिए गुड नाइट, थैंक यू ऑल। कल सुबह आपकी क्लास 10 बजे है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट अपने देख लीजिएगा किस किस बैच में आप एनरोल्ड हैं। कल और परसों आपकी क्लास सुबह 10 बजे है। रुको मैं आपको देख के ही बता देता हूँ, रुको। कल परसों का पूरा शेड्यूल मैं यहीं आपको बता देता हूँ, आप मुझे समय दीजिए। देखिए 24 तारीख कल है, सुबह 10 बजे हिस्ट्री की क्लास है, 1 बजे बायो की क्लास है, और 7 बजे स्पेशल है। 25 को 10 बजे हिस्ट्री की क्लास है और 1 बजे
फिजिक्स की क्लास है, 7 बजे स्पेशल क्लास। ये आपका प्लान है वीकेंड का, ठीक है? 5-5 घंटे की क्लासेस से ज़्यादा नहीं है, ठीक है? चलो। सनातन, इफ यू वांट यू कैन स्किप, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको पिछला समझ आ गया तो इट्स लाइक इक्वली गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए विनीता, अगर मैथ्स में समय लग रहा है तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए मैथ्स की, मतलब मैथ्स को दिन के 4-5 घंटे दे दीजिए। कोशिश करिए 100 सवाल आप जो हैं मतलब डेली करिए मैथ्स के। और रीजनिंग में अगर आपको टाइम लग रहा है तो सेम आपके लिए सजेशन है, आप रीजनिंग के भी 100 सवाल डेली करिए। 100 मैं जानता हूँ ज़्यादा है, 100 हो पाएँ और 70 हो पाएँ, जितने भी हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और दूसरी बात क्या होती है ना, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे विनीता जो आपको परेशान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिक्सचर हमेशा ज़्यादा समय लेता है अलजेब्रा के मुकाबले। ये बात दुनिया जानती है। क्योंकि अलजेब्रा नहीं आता ना, देख के समझ आ जाएगा। वो जो होते हैं ना 1 अपॉन ये माइनस ये, पता है, देख के ही समझ आ जाएगा, नहीं बनना। बट मिक्सचर को आप 10 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आपने पहले से जो है सवाल वो नहीं देखा है या आपको पैटर्न एकदम पकड़ में आया नहीं आया। तो मिक्सचर को जैसा कि सैंक्रोइड पे लिख रहे हैं, टेक्स टाइम। तो विनीता, अपने को क्या करना, जो समय लग रहा है उसे लगने दो, प्रैक्टिस घर पे ज्यादा करो, ठीक है? एक काम कर लो, जो टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हैं उनकी टॉपिक वाइज अपने ही नोट से प्रैक्टिस कर लो। और सेम गोज फॉर रीजनिंग ऑल्सो। रीजनिंग में क्या है ना, कुछ वो सवाल होते हैं आपके 12 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 13 माइनस या डिवाइड बाय 5 ऐसे करके, नीचे करके 12 5 को बदल दो, ये बदल दो, तो कौन सा सही है। ये सवाल आप पहले अटेम्प्ट में स्किप करिए, सेकंड अटेम्प्ट में उसे लगाइए, ठीक है? ऐसा नहीं है, पहले सबसे पहले वो सवाल करने हैं जो ईजी और डुएबल है। देखिए, जो पेपर लगाने में 3 स्टेप है वो क्या है? सबसे पहले वो जो ईजी एंड डुएबल है। ईजी का मतलब मैं टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे आपको वो करने हैं जो डुएबल है और टाइम टेकिंग है। थर्ड पे जो है एक्सपेरिमेंट वाली करनी है। ये है डुएबल बट टाइम टेकिंग, इन्हें सेकंड अटेम्प्ट में करना है। If you push one, what term is zero? What energy is conserved? Where does it see? एक लॉ है हिमांशु, वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट करके हम उसे पढ़ेंगे। तो जो आप दीवार को पुश कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके ऊपर ही वो जान लग रही है, तो उस वजह से वो आपकी बॉडी पे काम कर रहा है एंड उस वजह से आपको वो थकान हो रही है। ये सारे डाउट्स आप मुझसे 1 या 2 क्लास के बाद पूछना। और भी कई सारे ऐसे बढ़िया-बढ़िया डाउट्स बन सकते हैं, वो मैं आपसे भी पूछने की कोशिश करूँगा। मतलब सच में दिमाग घूमने वाले सवाल होंगे वो। तो अभी के लिए आप इस सवाल को होल्ड पे डाल दीजिए, अगर आपको भी नहीं समझ आया। हम होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लास इसका आंसर खुद ही समझ जाएँगे। नहीं समझ पाए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। ऐसी ये चीज़ें रोहित, एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें जीके आती है, उसकी जीके आप मेरे कोर्सेज से तैयार कर सकते हैं, ठीक है? मेरा कोई भी कहीं पे कोई कैसा भी ग्रुप नहीं है। मैं यहीं और सिर्फ यहीं पे हूँ। क्या ऑफिशियल अब आपको समझ आया? ये वैसे मैंने रिपीट कर दिया था। Vector no, 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 no. Ajit, vector into scalar is equal to vector and vector into vector can be scalar, can be vector अजीत। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट ले लूंगा तो वर्क आ जाएगा, लेकिन फोर्स के साथ आर का क्रॉस ले लूंगा तो टॉर्क आ जाएगा। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर वेक्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन जनरली एक वेक्टर और एक स्केलर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही बनता है, ठीक है? अगर टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर हो सकती है तो एंगुलर मोमेंटम की क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो, न्यूटन मीटर का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। न्यूटन की जगह क्या मैं केजी एम बाय एस स्क्वायर लिख दूं? क्योंकि मुझे पता है न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स में एक मास आता है जो ये लिखा, एक एक्सेलरेशन आता है जो ये लिखा, साथ में एक मीटर है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की यूनिट ये आ गई तो हम कहेंगे ओके है, नहीं आई तो फिर हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस एम बी। इसमें आर की तो मीटर है, इसकी केजी है, इसकी मीटर बाय एस है। तो अगर आप इसे ध्यान से घूरेंगे तो ये यूनिट बनी जो कि इससे मैच नहीं करती। समझ गए आप जीतू? फर्क ये है बेटा, जो टॉर्क है ना वो है आर क्रॉस एम ए, और जो आपका मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो है आर क्रॉस एम वी। तो ये जो एक एक्स्ट्रा सेकंड नीचे यहाँ पर आया है वो इस एक्सेलरेशन की वजह से आया है। आप हाइट वाला बता रहे थे। अगर आपने अजीत मुझे क्वेश्चन टैब में भेजा है तो अभी मैं उसे देख लूँगा। अगर आपने नहीं भेजा तो आप अभी उसे अपने पास एक टाइप करके कॉपी करके रख लीजिए। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे मंगवाता हूँ। कोई बात नहीं जीतू, जितने डाउट हो पूछे, भर भर के पूछे, कोई आपको नहीं रोक रहा।
यस, देखिए मॉडर्न इंडिया पार्ट 1 से पहले भी क्लास है और आपको जो उससे पहले की 2-3 क्लासेस है वो भी देखनी होंगी। तब आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप पूरा कोर्स लगा रहे हैं। तो जी हाँ, उससे पहले भी क्लास है। ये मेरा ख़्याल तो मैंने जो है मॉडर्न इंडिया का एक मैंने अपडेट डाला है। रुको निकी 1 मिनट आप सेशन में बने रहो। मुझे लगता है मैंने स्पेशली इन्फॉर्म करी है ये चीज़ कहीं न कहीं। आई विल जस्ट चेक वन्स इन द अपडेट सेक्शन। इसमें नहीं है वो। देखिए 2-3-4 क्लासेस आपको पिछली देखनी होगी, वहाँ पे आपको मॉडर्न इंडिया की पहली क्लास दिख जाएगी। एक्चुअली मॉडर्न इंडिया ना कोई एक दिन नहीं है, जहाँ से मॉडर्न इंडिया शुरू हुई है, इस वजह से वो एक फ्लो में पड़ा है। टाइटल थोड़ा मिसलीडिंग है, दैट आई एग्री, तो आप पिछली 2-3 क्लासेस देख लीजिएगा। हिमांशु सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होगा बेटा और एसएससी के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, चाहे किसी एजुकेटर से करिए या फिर आप अपने आप करिए। हाँ, रोहित समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑफिशियल, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। बहुत अच्छी बात है प्रशांत, जान के अच्छा लगा। मैं समझ सकता हूँ एजाज और कल शायद आप ही ने मुझे कहा था कि फॉर्मूलाज की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देना, शायद आप ही ने कहा था ना एजाज। आप मानेंगे नहीं, उस पे मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कोई फुल फ्लेजेड कोई पीडीएफ दे दूंगा जिसमें 1000 फॉर्मूले होंगे, बट जितना मैं अपनी तरफ से आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। बदले में आपको भी अपने लिए बहुत सारा करना होगा। सही समय आएगा तो मैं आपको जो डेटा है वो भी शेयर कर दूंगा जल्दी ही। रोहित मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम किसी चीज पर वर्क कर रहे हैं, जैसे ये कोई सामान है, मैं इस पे हथौड़ा मार रहा हूँ, तो मैंने इस पर वर्क करा है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इससे काम करा रहा हूं तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये लॉजिक है। शुभम ये सवाल मेरा ख्याल एनसीईआरटी में भी है, ये काफी बच्चों को सवाल आता है। सी वो जो डायरेक्शन है ना, वो आप मुझे बता सकते हैं शुभम कौन सी डायरेक्शन में करंट बहता है? आप अगर क्लास में है तो कमेंट करके बताइए। जैसे ये एक बैटरी भी बना देता हूँ, मुझे बताइए कौन सी डायरेक्शन में करंट जा रहा है? नहीं नहीं, आपकी मजबूरी है सैंक्रोइड सोम, आपको वेक्टर स्केल, आपको स्केलर प्रूफ करने के लिए आ, आपको वेक्टर प्रूफ करने के लिए मुझे ऐसा बताना होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ टुवर्ड्स दिस, ऐसा कुछ बताना होगा। क्या आप आंसर दे सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि तार सीधी नहीं है। ये तार तो कैसी भी हो सकती है ना। अब आप समझे, वो जो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है, वो एक्चुअली उसकी डायरेक्शन नहीं है, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो फ्लो कर रहा है। दैट इज वाई करंट को हम वेक्टर नहीं मानते। बस सीखते चलिए एजाज। नमस्ते। बहुत बढ़िया। अगर आपका सब में सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस तरफ जाएंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि आईबीपीएस आरआरबी की तरफ आप कौन से स्टेट से हैं?
हरियाणा से है, ठीक। आपके यहाँ कितने आरआरबीज हैं? मतलब जैसे आपने वो भरी होगी ना फॉर्म भरते समय प्रायोरिटी, अब पता नहीं ऐसा आता नहीं आता, हमारे टाइम पे आता था। कितने आरआरबीज हैं आपके हरियाणा में? चेक नहीं किया। वैकेंसीज कितनी है इस आरआरबी में जो आपके स्टेट की हैं? बिकॉज आप एक ही स्टेट का आई थिंक भर पाते हैं। आपका नहीं पता मुझे क्या रूल्स वगैरह है, 16 के समय तो ऐसे ही कुछ था। 96, 100 मान लेते हैं। अच्छा 9000 लिखा है, 9000 लिखा है आपने, के है ये? अच्छा टोटल नहीं नहीं, टोटल नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड साइंटिस्ट, आरआरबीज में जहां तक मुझे पता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार चेक कर लेना। आप स्टेट वाइज ही चल सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरे देश के आरआरबीज एक साथ नहीं ऑप्ट कर सकते। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, आप आरआरबी में आपका सिलेक्शन हो गया और बदले में दूसरी तरफ सीजीएल में आपको 4600 ग्रेड पे मिल गया, जीएसटी इंस्पेक्टर मान लेते हैं बैंगलोर में, तो कहाँ जाएंगे? सीजीएल में। तो ये क्लियर हो गया ना कि सीजीएल में हमारी तैयारी सही है और हम सीजीएल की तरफ इंटरेस्टेड भी है, तो हम आरआरबी को, आपको नहीं लगता हमारा नुकसान कर सकता है आरआरबी? मैं नहीं कह रहा कि पेपर मत दो, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उस तरफ जाना ही नहीं तो अननेसेसरी मैं अपनी एनर्जी उधर क्यों लगाऊं? बदले में स्टेट के पेपर में अगर वहाँ जीके पूछी जाती है तो मेरी ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। सजेशन है प्राइमरी फोकस रख लो अपना सीजीएल पे, 140 पे खड़े हो, इसे 160 के आसपास ले जाओ। हो सकता है, सच में हो सकता है, डुएबल है। उससे फायदा ये होगा कि मेंस लेवल में, देखो मेंस में 320 पार करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए अभी से आपको 160 वाले स्कोर में घूमना होगा। अगर आप अभी ना कट ऑफ के आसपास रहोगे और गलती से भी कट ऑफ ऊपर चली गई तो सपना टूट जाएगा, एक साल खराब हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा आरआरबी मत दो, आरआरबी वगैरह दो, बट एक एग्जाम पे प्राइमरी फोकस रखो अपना। कितने 6 महीने ही तो मांग रहा है ना सीजीएल, अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो 6 महीने बाद बाकी चीजें करते रहेंगे। ये 6 महीने पूरे तरीके एसएससी को दे दो, साथ में जो आपका स्टेट लेवल पेपर है वो बिल्कुल दो, कोई आपको नहीं रोक रहा, आईबी का पेपर है वो भी दो। बट ऐसी चीज मत उठाओ जैसे आईबीपीएस है, उसमें तो बिल्कुल ही अलग आपको भागना है, उसमें मैथ्स भी अलग पूछी जाती है, रीजनिंग भी अलग पूछी जाती है, तो हाँ एनर्जी का लॉस आपका हो सकता है। आई वुड रिकमेंड, जिस पेपर के क्लियर होने के मैक्सिमम चांसेस है उसे 100% में कन्वर्ट कर लीजिए, एक 70,000 की नौकरी लगा लीजिए, फिर जो चाहे करते रहिए तनख्वाह के साथ। अच्छा ऑल द बेस्ट ऑफिशियल, आपको ऑल द बेस्ट। एजाज 2024 तक आराम से हो जाएगा, बस ये है कि बहुत स्लो मत चलना, जैसे एक फिजिक्स का कोर्स लगा रहे हो साथ में और 2-3 चीजें साथ साथ चलाओ, मतलब मल्टीपल चीजें साथ साथ चलानी है। दिन में 6-8 घंटे कोशिश करो, 6 घंटे पढ़ लो आप। ये आपको, मुझे वैल्यूज एकदम अभी याद नहीं है इनकी, क्योंकि काफी समय से ये सब डेटा मैंने देखा नहीं है। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये सब डेटा मिल जाएगा, फैक्चुअल सवाल है, इसके लिए डेटा याद होना चाहिए था। मुश्किल है वैसे ये सवाल। अजीत अच्छा आपका डाउट बचा है ना अभी, आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेजो, बाकी सारे डाउट्स क्लियर हैं। अजीत आप भेज दीजिए अपना डाउट। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, जीरो होगा ना रोहित? ये तो मतलब देखिए, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना होगा। आप ऐसा समझिए कि अगर एक कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसमें जितनी चीजें अंदर जा रही हैं उतनी ही चीजों को बाहर भी आना पड़ेगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे ये मैग्नेट है और इससे जो है इस तरीके जो है यहाँ पर बहुत सारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। अब आप सोच के देखो, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, मान लेते हैं मैंने ये वाला पॉइंट उठाया, जितनी लाइनें इसके अंदर जाएंगी क्या उतनी ही लाइनों को इसके बाहर भी आना पड़ेगा? तो टोटल कितना हुआ? जीरो। तो इसका आंसर आपका जीरो हो जाएगा, एनसीईआरटी में वैसे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, सभी के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, एक अजीत का डाउट शायद बचा है, वो मैं देख लूंगा और उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। आपसे मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, अगर आप हिस्ट्री के कोचिंग हैं, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, गुड नाइट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी वाले एग्जाम्पल में हाइट वाला समझ नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा, तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं एक हाइट से किसी भी सामान को फेंकता हूँ, मान लेते हैं कोई सामान है मेरे पास, इसके अंदर टोटल एनर्जी जो है वो मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है, पोटेंशियल काइनेटिक
का सम टोटल है। इस समय क्या इसके पास अजीत काइनेटिक एनर्जी होगी? अगर मैंने इसे यहाँ पे रोका हुआ है तो क्या काइनेटिक 0 नहीं होगी? मान लेते हैं इसके पास टोटल एनर्जी जो है 5 है, तो क्या हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी 5 ही होगी, बिकॉज जो है पोटेंशियल है। जब ये दोस्त धीरे धीरे नीचे गिरेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो आपको नहीं लगता कि इसकी हाइट कम हो जाएगी और पोटेंशियल 5 की जगह 4 रह जाएगी? बट ये हमने अभी समझा था कि टोटल 5 ही रहेगी, आप कहीं पर भी इमेजिन कर लो, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या इस बात को आप मेरी समझ पा रहे हैं? तो अगर यहाँ 4 है तो क्या काइनेटिक 1 नहीं हो जाएगी? इसका प्रूफ भी है कि यहाँ पर इसके पास एक कुछ वेलोसिटी होगी, ये धीरे धीरे नीचे आया होगा, और नीचे आओगे तो यहाँ पर हो सकता है 3 बजे और ये 2 हो जाए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1.1 मान लो और यहाँ पर 3.9 मान लो, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यानी समय के साथ हाइट कम हो रही है, और हाइट के फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हाइट आता है, क्योंकि हाइट कम हो रही है तो ये कम हो रही है, ऐसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरा, हाफ एम वी स्क्वायर में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी समझ सकते हो कि ये तो कॉन्स्टेंट है 0, एक्सेलरेशन आपका फिक्स है। जैसे जैसे आप इधर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड डालोगे, इस v की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इससे अगर v बढ़ गई तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई? पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और टोटल जो है वो बराबर रहा। क्या बात को आप समझ पाए मेरी? आप ऐसा मान के चलिए, आपके पास बैंक में 2 खाते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट और एक आपका मान लेते हैं करंट अकाउंट। आपके पास टोटल पैसे 1 लाख रुपए ही हैं। आप क्या करते हैं, रोज 5,000 रुपए सेविंग से करंट में डाल देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, सेविंग का पैसा कम और करंट का पैसा ज्यादा होने लगेगा। आप बीच में कहीं पर भी किसी भी दिन चेक करेंगे तो टोटल आपका 1 लाख ही आएगा। ये कुछ वैसा आप इमेजिन कर लीजिए, पोटेंशियल जो उसकी इंटरनल एनर्जी थी वो कम होती जा रही है, और वो मोशन वाली एनर्जी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, उसके अंदर वो कन्वर्ट होती जा रही है। क्या आपको जीत कोई भी कैसा भी डाउट है? अगर है तो बिना शर्माए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी किसी का कोई भी डाउट नहीं है। कल की क्लास के सारे डाउट, आज की क्लास के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बैच में एजाज, मुझे नहीं पता बेटा आप कौन से बैच में एनरोल्ड हैं। आप प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना, वहां से प्लस पे जाना। ठीक है, आप प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करेंगे, वहां से आप प्लस खोलेंगे। प्लस में ना वहाँ फिल्टर होगा एक ऑन गोइंग करके या कंप्लीटेड करके, यहाँ पर आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपको ना बैच वाइज परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप सिंपली जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के कोर्स को खोला, बस चालू हो गए पढ़ना, क्लास 1 से आखिरी क्लास तक। पॉलिटी पढ़नी है तो कंप्लीटेड में कोई मिल जाएगा, चालू हो जाए। बिल्कुल बेसिक से एजाज, जैसे इस कोर्स में पढ़ा रहा हूँ ना, ये मान के कि आपको कुछ नहीं पता, वैसे पढ़ाया है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री मैंने ऐसे पढ़ाई कि मैं मानता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता। आपको ये भी नहीं पता कि अफगानिस्तान कहाँ पर है, आपको ये भी नहीं पता कि अकबर कौन था, आपको कुछ नहीं आता, ऐसे मान के पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आप एक बार क्लासेस देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है जी, आई होप सभी का सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। सोचिए कम, मेहनत ज्यादा करिए। एक गलती जो मुझे लगता है कॉमन है और सभी लोग करते हैं, वो है ज्यादा सोचना। और वो जो ज्यादा सोचना है वो काफियों को डुबाता है, आपको भी डुबाएगा अगर आप बिना बात ही जो है सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। ऐसा काम आप ना करें। ठीक है, चलिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। दीपक, आपका डाउट जो है मैं नहीं समझा, आप एक बार बताइए। जूलॉजिस्ट लिखा है, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे सिंपली यही कमेंट सेक्शन में। मैं वेट कर लेता हूं जब तक। दीपक, आप क्या टाइप कर रहे हैं? आपका वो फोटो वाला डाउट हट गया है क्या? यहाँ ब्रिटिश लिखा था। ठीक है, मैं एक बार आपको इस बारे में बायोलॉजी के बैच में डिस्कस करता हूँ। मैं भी एक बार वेरीफाई कर लूंगा इस चीज को। ठीक है, और आप मुझे सेम डाउट बायोलॉजी के कोर्स में एक बार भेज देना। ठीक है, रिद्धि, पॉलिटी का कोर्स अभी थोड़ा रुक के आएगा, और कब आएगा मैं आपको बता दूंगा। जब तक आप पॉलिटी का, ज्योग्राफी का रिकॉर्डेड क्लास लगा लीजिए, वो भी कंप्लीट कोर्सेज हैं, उनसे भी आपको पूरा फायदा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 10 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।